जो मेरा मोहल्ला था ना, वो पूरा तारक मेहता उल्टा चश्मा जैसा है ना, वैसा है। कोई भी कहीं भी आपको मार सकता है, किसी के भी पापा आपको मार सकते हैं कि कहीं आप घूमने गए हैं। घर वालों से ज्यादा तो मोहल्ले वालों ने मारा है मुझे। बिगड़ ना जाए, मोहल्ले का लड़का है। कुल्लू भैया उनको देखे, बोले पहचाना ना हुआ का, बोले बोले छोटा कुल्लू डान। क्यों नहीं बने क्रिकेटर भाई? एमकॉम किया नहीं है मैंने, बस एग्जाम दिया मैंने। कैसे दिया, पास हुआ मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद जब स्टेज पे पहला शो करने गया, 4-5 डायलॉग थे, अलग अलग लोगों के डायलॉग के बाद एक ही बार में सब कुछ बोल दिया। इस समय 70 से 80% तो अपने यहाँ ही फिल्में शूट हो रही है, यूपी लैंग्वेज में और इन सब सारी चीजों में। वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश तो काफी खराब है। हाँ, समस्या ये है कि हम बना ही नहीं पाए। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री रही, गाना गाते हैं तो आप एक्टर हैं। अब अपने इंडस्ट्री में सिर्फ गाने ही बन रहे हैं। कहाँ से हैं? बोले सुल्तानपुर से हैं। तो मैं बोलता हूँ अरे तू तो हमारे बगले कह रहा है, अपनी भाषा में बोलता हूँ। फिर वो हिंदी में ही बोलते हैं, फिर मैं अवधी में ही बोलता हूँ, फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं। हम बहुत इनसिक्योर भी हैं अपने आप को लेकर। हम दिखाना ही नहीं चाहते कि हम यूपी बिहार से। मैंने तो ये सुना है कि सबसे मुश्किल तो हंसाना ही है। प्रियदर्शन की फिल्मों में जो है कि एक फ्रेम में आप अगर देखो कि बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है, सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योस पूरा मचा हुआ है, लेकिन आप स्टिल देख रहे हो, सबको देख रहे हो, सबको उतना टाइम मिल रहा है। और राइटिंग भी कमाल की थी नीरज वोरा की कि भाई एप्ट, हर एक आदमी को अपने अपने डायलॉग, अपने अपने किरदार आप समझ गए हैं कि अलग अलग लोग हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। चाहे खट्टा मीठा का वो वाला सीन हो जिसमें आके हाँ भाई तेरी माँ मर गई, अरे मेरी माँ मर गई, तो जब आपके पास आपको कोई पंच मिलता है, उसको फनी बनाने की कोशिश करोगे तो फिर फनी नहीं बन पाएगा। टीओपी आए तो उनको लगा कि भाई ये सब तो बहुत प्रोफेशनल होंगे, ये वो, हमें कुछ पता ही नहीं है, यहाँ से ले लो, वो कर लो, यहाँ से ले लो। तो उस तरीके वाले वैसे तो हम बात करते हैं क्योंकि वैसे ही सीखा है। रिसेंट में मैंने एक ब्रांड प्रमोशन किया था, उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो पूरा अलग नहीं लगना चाहिए। तो वो चीज़ है, नहीं तो फिर वो कमेंट आने लगते हैं कि आज पनीर बनेगा। एस्टेक का नाम आपने सुना होगा। कमाल का कंटेंट बनाते हैं लोग। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन्हें देखा ही होगा। नहीं देखा तो फिर मेरा ये कहना है कि खोज कर देखिए। आप इन लोगों के टैलेंट को अगर देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि अब हर टैलेंट को मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुंबई का रास्ता ना भी मिले तो आप अपना रास्ता खोद सकते हैं। खोद कर रास्ता बनाइए। ये एस्टेक की टीम है जिसने अपना रास्ता ऐसे ही बनाया। कोरोना काल से शुरू हुए थे और अब जब सब नॉर्मल है तब भी ये लोग धमाल मचा ही रहे हैं। मैंने कल रात बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया क्योंकि आज मुझे इंटरव्यू करना था एस्टेक की टीम के एक अहम मेंबर कुशल दुबे से। और जब मैं धीरे धीरे इस कंटेंट में खोता जा रहा था तो ये पाया कि वो जो छोटी छोटी रील हैं जिसमें कुशल हंसाते हैं हमें, दरअसल वो तो एक पहलू है उनकी पर्सनैलिटी का। लेकिन जब आप उनके बारे में जानना शुरू करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो जानने लायक हैं। ऐसे तो भाई साहब ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, कुशल रंगकर्मी हैं और पढ़ाई लिखाई की, एक्टिंग की। लेकिन आपको हमें पता ही है, पढ़ाकू नितिन में हम जब भी मेहमानों से मिलते हैं तो पता चलता है कि जिस रास्ते से गुजरकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें बहुत पड़ाव आते हैं। वो बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर वो बनते हैं जो वो आज हैं। तो कुशल से बात करेंगे पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए और अब कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई। धन्यवाद भाई। और पॉडकास्ट से पहले मुझे पता चला कि आप मेरे पड़ोसी हैं नोएडा में। और ये भी पता चला कि क्रिकेट के भी शौकीन हैं। हाँ, तो और आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे पहले तो? क्यों नहीं बने क्रिकेटर भाई? पता नहीं, ज्वाइन भी किया था और डिस्ट्रिक्ट खेला भी था जौनपुर से। है डिस्ट्रिक्ट? हाँ, मतलब कॉलेज के जो होते हैं, कॉलेज के कंपटीशन और उन सब सारे इंटर कॉलेज जो सारी चीज़ें। और फिर धीरे धीरे जब बनारस में सिगरा स्टेडियम में एडमिशन भी कराया था बनारस आने के बाद कॉलेज के टाइम पे, तो वहाँ मैंने बहुत सारे शूरवीर देखे। शायद देखने के बाद मैं डिमोटिवेट भी हो गया और लगा कि नहीं, कि क्योंकि ज़्यादातर जो गेम था वो हम टेनिस से खेलते थे, लेदर से बहुत कम होता था। लेदर में जाने के बाद अपनी स्पीड पता चली बॉलिंग की कि भाई अचानक से बहुत कम हो जाती है, बैट पकड़नी पड़ी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कि अरे गेंद तो उठ ही नहीं रही है, फेंक रहे हैं। तो लगा कि इसमें अभी मुझे 3-4 साल और देने पड़ जाएंगे।
तो इससे बढ़िया है कि कुछ और चूज किया जाए। तो बैटिंग करते थे बॉलिंग? ऑलराउंडर था, पर ज़्यादा फोकस बॉलिंग पे ज़्यादा था। आपकी हाइट वाइट है तो बॉलर जैसी। हाँ, बॉलिंग तो अभी खेलते हैं? हाँ, कभी कभी हो जाता है। अब तो वो डब्बे वाला खेल होता है जो बॉक्स वाला, वो नहीं तो गांव जाते हैं तो गांव में होता है, लेकिन अब गांव में भी चीज़ें कम ही हो गई है, क्योंकि जो ज़मीनें, स्कूल और वो सब बचा हुआ था, जो लोग भी थे वो मुंबई पलायन हो गया सबका, कहीं कहीं सब चले गए, और आज के जनरेशन में लोग खेलते नहीं, खेलते हैं तो वो अंडर आर्म क्रिकेट खेलते हैं। गाँव कहाँ? जौनपुर? हाँ, जौनपुर, बुआ गला खपरा, सिकरारा के पास है, मछली शहर करके वहाँ पे। कितना रहना हुआ गाँव में? गाँव में तो बहुत, मतलब स्कूलिंग पूरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BNA, फिर लॉकडाउन के बाद से अभी भी ऐसा है कि 2-3 महीने में तो जाना हो ही जाता है, पर ज़्यादातर तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम ज़्यादा रहना हुआ, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा गया नहीं हूँ कि एग्ज़ाम देने, और वैसे क्योंकि मेरा खुद भी मन नहीं था करने का, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कर भी रहा था घर वालों के लिए, क्योंकि उनको पढ़ना था तो पढ़ाई हो गई, साथ में थिएटर चलता था, थिएटर करते थे, प्रोडक्शन से जब फ्री हो जाते थे कि भाई एक प्रोडक्शन हो गया, अब तो कम से कम 3-4 महीने फ्री ही हैं, कुछ होगा नहीं, जब तक दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई नाटक उठाएगा, वर्कशॉप होगी, तब तक के लिए क्या करेंगे, वो कहाँ से खर्चा आएगा, क्या होगा, तो घर चल लेते थे। पीजी में क्या किया था पोस्ट ग्रेजुएशन में? एमकॉम किया नहीं हूँ मैंने, बस एग्ज़ाम दिया मैंने। कैसे दिया, पास हुआ मुझे नहीं पता। शुरू में सीरियस जब हुए थे, हाँ। मैं जौनपुर में ही ले चलता हूँ थोड़ा सा आपको। आपकी पैदाइश जौनपुर की ही है? हाँ। और माता पिता दादी दादा सब जौनपुर में रहते हैं। आप कुछ बता रहे थे पॉडकास्ट से पहले क्या? कि एक तो आपके पिताजी भी लिखते थे। हाँ। उन्होंने प्ले लिखे और उसके पहले भी ये परंपरा थी आपके घर में? हाँ, मतलब पिताजी का था कि गांव में बगीचे में नाटक खेले जाते थे हमारे यहाँ, तो उस समय गांव के ही लोग जो थे वो अलग अलग नाटक, डाकुओं का बहुत वो था, तो डाकुओं के ऊपर आपके एरिया में था भी? हाँ, कि पहले ऐसा था कि चिट्ठी लिखते थे ना डाकू, कि आज तुम्हारे यहाँ चोरी होगी, तो वो सब सारी चीजें इन लोगों ने, फिर वो नाटक भी लिखा, एक्सपेरिमेंट भी किया, अलग अलग घरों पे चिट्ठी फेंक के कि क्या रिएक्शन होता है, उस हिसाब से फिर हम लोग नाटक बनाएंगे, तो वो सब सारी चीजें भी की है। तो वो नाटक पिताजी ने कुछ लिखे, पिताजी स्त्री के पात्र करते थे अभिनय में, तो वो सब सारी चीज़ें। बाकी दादी का भी ऐसा रहा कि दादी ने बताया कि उनके जो भाई थे, बसायरा घर था उनका, कि वो अंग्रेज़ों के विरोध में जो है वो नाटक करना और सब सारी चीज़ें करना। दादी गाने भी गाती रहती हैं, जो वो लिखे हुए उनके गाने हैं, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। पर ऐसा मुझे शुरू में पता था, जब मैं थिएटर से जुड़ा हुआ नहीं था, मुझे कुछ भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब सारी चीज़ों में, और फिर इंटरेस्ट आया भी कैसे वो मुझे खुद नहीं पता। कि एक बार बड़े भाई जो हैं वो आए हुए थे, बोले फिल्मों का भी ऐसा कोई शौक नहीं था कि फिल्म देखूं। मैं ऐसा स्कूल का लड़का कि पीछे वाली सीट पे बैठने वाला, कि कभी ब्लैक बोर्ड पे जाऊं तो पैर हाथ कांपने लगे, वो सब सारी चीज़ें होने लगे, तो कभी भी ऐसा कुछ रहा नहीं। बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ, धीरे धीरे खुलता हूँ। तो गुलाल देखी थी मैंने, गुलाल में फिर पीयूष मिश्रा के बारे में पता चला था चीज़ें, फिर पता चला ड्रामा स्कूल भी हैं देश में, तो वो सब सारी चीज़ें। आपने क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस में आपको बताना चाहूँगा कि वो जो लोग थिएटर करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अगर आप थिएटर या एक्टिंग या फिर इस सिनेमा के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करना है, तो पहले तो एक तो आपके कॉलेज में चीज़ें होती हैं, थिएटर कराया जाता है। इसके अलावा आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो थिएटर करती हैं, अलग अलग जगहों पे जाके नुक्कड़ नाटक करते हैं, प्ले करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़िए, नाटक करिए, 6-7 नाटक करिए। अगर आपको थिएटर में ही पढ़ाई करनी है तो देश में 3 बड़े ड्रामा स्कूल हैं, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि दिल्ली में है, और भारतेंदु नाट्य अकादमी जो लखनऊ में है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा जो MP में है। तो ये 3 बेसिक हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। बेसिकली 6 या 10 नाटक होते हैं हर जगह, आप किए हों किसी संस्था के साथ जुड़ के, आप वो कर लीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट होगा। फॉर्म भरिए, अलग अलग डिटेल्स होते हैं उसमें, आपको मोनोलॉग भेजा जाएगा, कविताएं भेजी जाएंगी जो आपको वहाँ जाके परफॉर्म करना होगा, किसी किताब पे डिस्कशन हो सकता है, जब आप नाटक करेंगे तो नाटक की किताब पढ़ेंगी, तो वो सब करके फिर आप वहाँ एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी लगभग। तो आपने भी भरा फिर नाटक सीखना था? हाँ। अब पता कैसे चलता है किसी को कि मुझे एक्टिंग करनी है? यार जब मैंने पहला प्ले किया था ध्रुव सोमनी, जो शंकर प्रसाद का लिखा हुआ, और कहाँ? विद्यापीठ में 1 ईयर ड्रामा डिप्लोमा होता है,
और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि ऑडिशन लिया जाए या कुछ भी नहीं, आपके 12th के मार्कशीट पे आपका एडमिशन हो जाता है। मैंने चेक करने के लिए जस्ट फॉर्म भर दिया था, वो भी भैया ने भरा था मेरे, कि ये भी देख के ट्राई कर लो, क्या पता यहाँ इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि 12th के बाद बीटेक तो मत ही करना, क्योंकि वो कर रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है, तो फॉर्म भर दिया और एडमिशन भी हो गया। गए वहाँ पे पहले दिन क्लास लेने। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए थे वो बहुत सारे बनारस के ही थिएटर आर्टिस्ट थे और कुछ अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर वहाँ पता चला कि जो हमारी टीचर है शुभ्रा वर्मा, जो हमें पढ़ा रही हैं, उनका अपना थिएटर ग्रुप है, जो वो एक नाटक कर रही हैं ध्रुव स्वामिनी, तो उन्हें एक्टरों की ज़रूरत है और भी सारे आर्टिस्टों की, तो हम चले गए वहाँ, मैं और मेरा दोस्त। फिर उन्होंने मुझे वहाँ ध्रुव स्वामिनी में एक छोटा सा किरदार दिया था, मिहिर देव का, जो कि जब परफॉर्मेंस हुई, तैयारी वैयारी करने के बाद 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद पहली बार तो पढ़ना शुरू किया। फिर पता चला कि बहुत सारी गलतियां हैं, श स फ फ और ये सब सारी जो उच्चारण की है, स्कूल में भी पढ़ाया नहीं गया हमारे यहाँ, क्योंकि ऐसे बोला जाए स्त्रीलिंग पुल्लिंग की समस्याएं। तो वो पहले उससे जूझा, वो समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब स्टेज पे पहला शो करने गया और स्टेज पे पहुंचते ही पता चला ऑडियंस तो दिखती ही नहीं, ये तो मालूम ही नहीं था। लोगों पहले था कि रामलीला जैसे होता है वैसा सब कुछ दिखता होगा, कुछ नहीं दिख रहा था, एकदम ब्लैंक हो गया, समझ ही नहीं आया। और 4-5 डायलॉग थे, अलग अलग लोगों के डायलॉग के बाद एक ही बार में सब कुछ बोल दिया। बाकी लोगों ने मैनेज किया। नाटक खत्म हुआ तो सारी ऑडियंस उठी, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, उनसे मिले, हाथ वाथ मिलाए। अगले दिन पेपर में नाम आ गया, तो मैंने कहा अरे कुछ किया भी नहीं, कुछ हो भी नहीं गया, घर वालों को पता चल गया, पेपर में नाम आ गया, कुशल दुबे लिखा हुआ है। पर मज़ा आया था, वो जो लोग आए, तालियां बजी, तो कुछ तो हुआ अंदर, पता नहीं क्या। सब लोग थिएटर की भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा घुस गया या जो भी है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे पहले अपने अंदर के जो कुशल को है उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। वो तो रहेगा ही हमेशा, पर थोड़ा सा एजिटेशन जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रीट प्लेस किए अलग अलग जगहों पे जाके, राजस्थान में, कोटा में, यूपी के अलग अलग जगहों में जाके, अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि रोड सेफ्टी को लेके, और क्या कहते हैं, रेलवेज़ के अलग अलग चीज़ों को लेके, और पेट्रोल, इंडियन ऑयल के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो स्ट्रीट प्ले खूब किए। फिर वापस आके फिर थिएटर गांव गए राजस्थान में, बता ही रहे थे कि कोटा गए तो वहाँ पैसे भी दिए कुछ लोगों ने, वो अच्छा लगा। कोटा में ऐसा था कि हम लोग रुके हुए थे। कॉफ़ी आ गई क्या भाई? हाँ, अब तो मिलेगी आपको। कोटा में हम लोग रुके हुए थे 1 महीने के लिए, और अटल सेवा केंद्र वहाँ बने हुए हैं, अटल सेवा केंद्र बने हुए हैं, तो वहाँ पे हम रात में रुकते थे और खुद ही से सारी व्यवस्थाएं करते थे। बस वो उनको पता होता था कि आज आने वाले हैं 3-4 लोग, तो वो थोड़ा बहुत साफ करके चले जाते, 3-4 चद्दर डाल देते थे, तो वो जो मीटिंग वाला टेबल होता था उसी पे सोते थे बढ़िया। सुबह उठते थे, बाहर समरसेबल लगा होता था, नहाते आते थे, फिर टपली वपली लेके बजाते हुए गाँव में निकल जाते थे, बताते थे कि आज भाई नाटक होने वाला है रात में। तो मंदिर पे या फिर कोई जगह हम चुन लेते थे, वहाँ अपना जाते थे, डोरा डम्बा लगाते थे, सब कुछ पोस्टर वोस्टर जिस चीज़ के ऊपर नाटक कर रहे हैं, गांव के लोग आते थे। और गांव में भी ऐसा था कि उस टाइम तो ऐसा सोशल मीडिया के इतना क्रेज था नहीं, बहुत ज़्यादा, जियो आया भी नहीं था। तो कौन सा साल है ये? 2016, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल, मतलब वो बहुत कम था। हाँ, वो क्या कहते हैं कि ये वाले फ़ोन बहुत कम लोगों के पास थे, स्मार्टफोन। हाँ, स्मार्टफोन। तो लोग आए, वहाँ तो लाइट भी नहीं थी, टीवी नहीं थी लोगों के घर में, तो क्या ही वो, फिर हाँ, सही बात है। और ज़्यादातर बूढ़े और औरतें और बच्चे ही थे, क्योंकि बाकी जितने जवान थे वो शायद कमाने के लिए और जो भी जैसा भी पलायन कर था, रहे हाँ, वो वैसा ही था। तो 200, 250, 300 लोगों की भीड़ होती थी, और फिर उसमें हम नाटक करते थे अपना, लोगों को मज़ा आता था। फिर नाटक के बाद वो जो भी उनको अच्छा लगता था कि अपने घर लेके चले गए, आज चलो हमारे यहाँ बाटी चोखा खाने, वो बाटी और वो बनता था उनके यहाँ, क्या कहते हैं, दाल बाटी चूरमा। हाँ, और मतलब तीखा तो बहुत होता था भाई। राजस्थान में मिर्च तो खूब डालते हैं। तो हमारे मतलब यूपी के साइड से कंपेयर में तो ज़्यादा ही होता, तो वो सब, और हर रोज़ दाल बाटी चूरमा खा खा के परेशान भी हुए देखो हम लोग। लेकिन फिर लोगों को पसंद आता, पैसे भी देते। कुछ लोगों के पैसे तो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो उन्होंने दिए हुए हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, फट गया है नोट लेकिन रखा हुआ है, क्योंकि पहली कमाई थी, वो समझ में नहीं आया, अच्छा भी लग रहा था। जो साथ में दोस्त गए थे उनको भी लगा कि हाँ बदलाव तो आ रहा है तुम्हारे अंदर। फिर उस टाइम ऐसा था कि फिर बाल वाल बड़े हो जाते हैं जब आप थिएटर वेटर करने लगते हो। फिर समझ में आया कि ओ थिएटर कर रहा हूँ तो अब किताबें पढ़नी पड़ेगी,
तो फिर बहुत सारे नाटक पढ़े, बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी। तो उस टाइम फिर समझ में आने लगा सामने वाले इंसान को कुछ नहीं आता है, कि मैं तो थिएटर कर रहा हूँ, जीवन को भाप मैं रहा हूँ, ये क्या, ये कौन है, कौन कीड़े है, मकोड़े। कौन है, कौन नहीं। तो वो सब सारी चीज़ें, फिर थोड़ा सा समाज को बदलने का आक्रोश भी अंदर आया कि कितनी वो है, तो लोगों से बुरी तरीके से बात करना, चिल्ला चिल्ला के, थोप के, वैसे उस तरीके से, वो सब बदलाव है। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस होते गए तो समझ में आया कि सब अपने अपने लाइफ को जी रहे हैं एक तरीके से, अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, हर कोई ज़रूरी है। तो ऐसा सा कुछ। क्या अंतर्मुखी लोगों का एक ड्राइव एक्टिंग में जाने का, पर्दे पे आने का, ये भी होती है क्या कि आमतौर पर वो लोगों से बहुत बात नहीं करते? हाँ, यही है शायद। यहाँ जो वो स्वीकृति मिलती है। अरे वही मैं बता रहा हूँ ना, अभी इतना मैं नर्वस हूँ सामने बोलने में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप में बैठा हूँ। अगर ये मैं कोई किरदार लेके बैठा होता तो शायद नहीं होता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम मतलब मेरे साथ तो होता ही कि मैं नहीं ही बोल पाता हूँ, कि स्वयं खुद को बैठा दूं। तो अब तो बोलते बोलते आदत पड़ गई, कितना बोल पा रहा हूँ। फिर भी कभी अभी हाँ, भी लगता है होता है। मुझे अभी भी डाउट होता है, कोई भी कैरेक्टर करने जाता हूँ, कि मैं एक्टर हूँ कि नहीं हूँ, और अपने आप से सवाल करता हूँ। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम पे थोड़ा संदेह होना ही चाहिए, तभी आप मेहनत कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप पे भरोसा भी वो मुझे ठीक नहीं लगता है। मतलब कि ऐसा डाउट होता है कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, फिर कैरेक्टराइजेशन करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, फिर वो सुर मिलना किरदार का जो एक मिलता है, बॉडी लैंग्वेज और सब सारी चीज़ें करते करते, फिर दोस्तों का सपोर्ट होना कि इतने साथ में सब काम कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं कि ये कर, ऐसे कर, वो कर। और मेरे साथ ये जैसे है कि ऑब्जर्वेशन, सब बोलते हैं कि ऑब्जर्व करना लोगों को, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मतलब सूर्यांश जो है और धनंजय, सुधांशु टीम में जो है, आशुतोष, इन लोगों का ऑब्जर्वेशन कमाल का है। आपको देखेंगे, इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, तो कुछ ना कुछ आप लोगों से निकाल लेंगे तुरंत, चाहे वो स्क्रिप्ट में ला देगा या फिर परफॉर्मेंस में तुरंत एग्जैक्ट धनंजय करके दिखा देगा कि आप ऐसे हैं। तो वो टैलेंट मेरे अंदर नहीं है। मैं शायद ये कर सकता हूँ कि आपके अंदर की जो चीज़ें चल रही है वो मैं विजुलाइज करके एक अपना वो बना के वो मैं पोर्ट्रे कर सकता हूँ। वो अलग अलग एक्टरों की अपनी अपनी अलग अलग साइकी में, मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ें शायद मैं ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाता हूँ ऑब्जर्वेशन के वैसे मामले में। बाकी जिनके साथ ज़्यादा रहा हूँ कि बहुत टाइम तक रह लिया, घर परिवार के लोग, उनको खूब ऑब्जर्व किया है, गांव के लोगों को खूब ऑब्जर्व किया है, तो वो चीज़ है। जौनपुर का कितना हाथ है आपके कंटेंट में, वहाँ के लोगों का, वहाँ की गलियों का, मोहल्लों का, वहाँ की पढ़ाई लिखाई का, वहाँ के ऑब्जर्वेशंस का? अभी भी जौनपुर मतलब मेरी लाइफ जो है वो जौनपुर शहर में भी बीती है और गांव में भी बीती है। तो ऐसा होता था कि सैटरडे और संडे जो है, पिताजी कचहरी में, उनकी दुकान थी, कचहरी बंद रहती थी, तो सैटरडे संडे हम गांव आते थे, दादा दादी क्योंकि गांव में रहते थे। तो इधर के जो फ्राइडे तक और स्कूल और वो सब था वो यहाँ बीतता था और इधर इधर बीतता। तो जो जौनपुर शहर की मेरी वो थी, वो ऐसा था कि जो मेरा मोहल्ला था ना, वो पूरा तारक मेहता उल्टा चश्मा जैसा है ना, वैसा कमाल लोग, बेहतरीन। मतलब कोई भी कहीं भी आपको मार सकता है, किसी के भी पापा आपको मार सकते हैं कि कहीं आप घूमने गए हैं, कहीं पकड़ लिए, कोई किसी का बच्चा नहीं है, सब समाज सब 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 मार रहे हैं। घर वालों से ज्यादा तो मोहल्ले वालों ने मारा है मुझे, बिगड़ ना जाए मोहल्ले का लड़का कहीं भी। तो वो जो एक माहौल था, लाइट कट जाना, सारे लोग साथ में रहते थे, अलग अलग गेम खेलते थे, कैरम चल रहा है, बूढ़ों के साथ बैठ के कैरम खेल रहे हैं, चेस हो रहा है, आइस पाइस जो खेलते थे वो हो रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें। फिर क्रिकेट खेलते टाइम बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिले कि हमारे यहाँ की जो, मतलब कि मैं एक वो उनको बता रहा हूँ, कुल्लू भैया थे, तो उन्होंने अपने यहाँ पे ऐसे टैटू लिखवाया था, कुल्लू डॉन। खुद लिखा डॉन। हाँ, कुल्लू डॉन। तो उनका जो किरदार था, मतलब कुछ कुछ ऐसे किरदार हैं जो दिमाग में छपे हुए हैं, और वो कुल्लू भैया एकदम पतले से थे, एकदम लिखवा लिया। तो हमारे मोहल्ले के विपिन अंकल हैं, उन लोगों की लड़ाई हुई थी, वो अपना वो पहला इंटरेक्शन एक बार ऐसे बता रहे थे। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक किरदार कैसे हो सकता है। तो वो उनको मारने के लिए गए कि कुछ मैटर वैटर हुआ था, उनका पहुँचे तो कुल्लू भैया उनको देखे, बोले पहचाना ना हुआ का, बोले के, बोले छोटा है कुल्लू डॉन। तो
छोटे छोटे लोग, वैसे ही मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोग हैं। ऐसे मुन्ना अंकल हमारे यहाँ के थे। मुन्ना अंकल के अंदर एक अद्भुत टैलेंट ये था कि वो जैसे ही घर पे आते थे, गाय जो उनके यहाँ बंधी होती थी, मुन्ना अंकल यानी सूर्यांश के चाचा हैं। अच्छा। हाँ, वो पता नहीं क्या आवाज में बोलते थे, कहीं भी गाय रहती थी दौड़ के वापस आ जाती थी, ऐसे करके कुछ भी, और कहीं से भी वो आ जाती। तो एक वो थे, अलग अलग किस्म के विशाल भैया करके थे, वो भी एक बहुत कमाल के ही थे। तो अलग अलग ऐसे किरदार तो पहले वहाँ मिले मुझे, क्या कहते हैं, जौनपुर में। क्रिकेट भी वहाँ मैं खेलता था, कि टेनिस वाला खूब होता था, कि आपको पता ही होगा इलाहाबाद और यहाँ सब सारी जगहों पे तो क्रिकेट खूब होते हैं, टेनिस बॉल वाले। तो क्रिकेट भी खेलने जाता था। जौनपुर की बहुत सारी टीमें थी, स्वीट पॉइजन नाम था, शाइन वर्ल्ड, पोज 11, तो ऐसे ऐसे टीमों के साथ खेला भी खूब। तो वो क्रिकेट वाला भी एक्सपीरियंस अलग ही होता था, अलग अलग लोग मिले, अलग, हाँ वो अलग पूरी एक दुनिया है। तो वहाँ अलग अलग लोग मिले, पर उस समय इतना सोचा नहीं कि ये ऐसा है। वो बाद में रियलाइजेशन हुआ जब इस फील्ड में कर रहे थे, तब से जी रहे थे। ये तो बाद में समझ में आता है कि यार वो अलग तरह के लोग थे, गांव में अलग तरह के लोग थे, शहर वालों में ये थोड़ा सा अलग होता है। अब गांव में अगर मैं बात करूं, जो बहुत सारे मेरे किरदार बने वो गांव के लोगों को लेके ज्यादा बने, क्योंकि हम एक देसी टच अपने वीडियोस में भी देते हैं। तो जो हमारी पहली वीडियो वायरल हुई थी रक्षाबंधन के ऊपर, मैं अपनी बहन को पढ़ाने के लिए साइकिल पे लेके जाता हूँ, 1.5 या 2 मिनट की हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी लॉकडाउन के टाइम, हैशटैग बनने से पहले। तो उसमें जो मैंने वो किरदार, उन बॉडी लैंग्वेज और वो पकड़ा था, हमारे यहाँ के ननकू अंकल हैं उनका, वो बड़े ही सीधे चलते हैं, हाथ उनका ऐसा टेढ़ा सा रहता है, वो सोच के ही वैसे मैंने उनकी तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। और फिर धीरे धीरे एक पिताजी का भी मैंने कैरेक्टर बनाया था, जो कि बहुत वायरल हुआ था, जिसपे मैं अपने बेटे को डांटता रहता हूँ। रील्स भी खूब चली थी, एक हमने स्केच भी बनाया था उस पर, जैसे माई वैसे बेटवा करके, जिसमें दादी की डेथ हो जाती है। तो वो किरदार कहीं ना कहीं मेरे दादा हैं बनारस के, वो और मेरे पिताजी का वो मिक्स है। हालांकि पिताजी तो सारे वैसे ही होते हैं, क्योंकि उनको लगभग हर पिताजी में एक वो होता है कि वो पिताजी हैं, कि तुम कैसे बताओगे, पद है वो, हाँ तुम कैसे बताओगे कि मैं गलत हूँ। तो वो एटीट्यूड पूरे टाइम रहता है, कुछ भी कर दो। तो कोर तो वही सीड लाइन जो बोली जाती है हमारे थिएटर के उसमें, कि तुम जो है, तुम कैसे बता सकते हो, बेटे हो तुम, मेरे बाप हूँ मैं तुम्हारा। तो वो तो मेन है कि वहीं से उसका एटीट्यूड बन गया था। तो वो एक पिताजी का और उससे वो बना था। ऐसे हमने एक लॉटू पासवान का भी कैरेक्टर बनाया था, रिव्यू कुमार का भी बना था। रिव्यू कुमार का कैरेक्टर बना था हमारे बगल के एक विनय भैया हैं, उनको लेके। और एक वो भी था कि रिव्यू कुमार का वो बनाने का, कि रिव्यू बहुत सब सूट बूट और अंग्रेजी में वैसे देते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ हो कि लोगों को अट्रैक्ट करे कि अरे यार ये तो अपने जैसा आदमी है, क्योंकि फिल्म में माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा चलती है। आपसे मैं पूछूंगा कि आपने देख के आए, आप ये फिल्म, बोलेंगे हाँ अरे बहुत बढ़िया पिक्चर है भाई, जाओ देख के आओ, तो हो सकता है मैं देख के जाऊँ, तो उससे ज़्यादा फिल्में चलती। तो वैसा सोच के वो रिव्यू कुमार का कुछ बनाया गया था। तो ऐसा ऐसा चलता। अभी जो हमने मुंह दिखाई में देवेश का कैरेक्टर किया था, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था मेरे ही आसपास के लोगों से, मेरे बड़े भाई से, और देव भैया जो उस फिल्म के डीओपी थे उनसे, और सूर्यांश से, इन सब के मिक्सचर का वो पूरा वो था। बाकी अपने नुआंस तो मैं डालता ही हूँ हर किरदार में, कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वो कैरेक्टर के साथ जाना चाहिए। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो करने पे एक ज़्यादा कुछ, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा ज़्यादा निकल के आता है, कि अगर मेरी चीज़ें कुछ कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व होकर निकलती है। तो 2019 में बनाया था एस्टेक, कब बनाया? उसके बाद 2020 में। 20 में बना, हाँ लॉकडाउन के टाइम ही। एस्टेक से पहले भी जो आप बना रहे होंगे, कर रहे होंगे, वो घर में, घर के आसपास के लोग देख ही रहे होंगे। हाँ, तब तो शायद उतना कॉन्फिडेंस ना आया हो आप में, मतलब उनमें आपके प्रति। मेरे अंदर था, हाँ उनमें नहीं होगा आपको, उनमें नहीं था। वो सोचते होंगे तो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहा है। मेरे दोस्तों के अंदर नहीं था, और क्योंकि हिचक थी वो, क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था, कि उस चीज से हो ही चुका था, स्ट्रीट प्ले और नाटक करते रहना, अलग अलग लोगों से जुड़ना, क्योंकि उस माहौल में मैं रह रहा था। सुबह उठता था कि भाई चाय पिया, सीधे रिहर्सल पे चले गए, वहां की फिर चाय पिया, खाना खाया ही नहीं दोपहर का। थिएटर वाले थे? हाँ एकदम ही। तभी तो वैसे वो एडमिशन वहां पे बीएनए में ऐसे ही थोड़ा मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से वो भी मिला है, स्कॉलरशिप भी मिला है क्लासिकल थिएटर के लिए। तो जो शुरू के 2016 से 20 तक का टाइम था, वो भयंकर थिएटर। सुबह उठते ही रिहर्सल पे जाना, उसके बाद आके जो प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं वो करना, अगर किसी में असिस्ट कर रहा हूँ तो वो चीज़ें, कैरेक्टर कर रहा हूँ तो वो करना, साथ में कभी कभी 2 प्ले भी किए हैं तो दोनों प्ले के किरदारों के साथ में तैयारी करना, और किताबें पढ़ना,
बहुत सारे कैरेक्टर तो ऐसे बन गए कि किताबों से पढ़ पढ़ के निकल के आ गए। मेरा जो बीएनए का ऑडिशन था जब मैं देने गया था, उसमें एक किरदार मैंने बनाया था, शंकर शेष का एक नाटक है बिन बाती के दीप। उसमें एक कैरेक्टर आता है अपने दोस्त से मिलने, वो एक बात जो है वो हिंदी में बोलता है, फिर वही अंग्रेजी में बोलता है। तो वो वैसा करके कुछ मैंने ऑडिशन में इम्प्रोवाइज किया, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो पहचान गए एक ही बार में। लोगों को होता है कि जैसे ऑडिशन आप देने जाएं कि ऐसा कुछ कर दो कि एक ही बार में आप नोटिस हो जाओ, तो शायद वो वहां से निकल के आया। और मैं ऐसे जानबूझ के नहीं किया, शायद आ गया वो पढ़ते पढ़ते दिमाग में रहा हो, बन के निकल गया हो। हम लोगों ने शुरू किया, सूर्यांश जो है लॉकडाउन का टाइम था, और पहले हमने एक फिल्म बनाई स्माइलिंग मैन करके, जो कि बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बन चुकी है उस पर बाहर। तो उसमें उल्टा हमने किया। तब ऐसा था कि थिएटर शुरू करा, सूर्यांश ने एक्टिंग की, मैंने डायरेक्ट किया। फिर हमें समझ में आ गया कि नहीं, इसको उल्टा होना पड़ेगा। फिर सूर्यांश ने एक फिल्म लिखी, और मैंने भी साथ में बहुत सारी चीज़ें बताई। उसमें किसी और को, गांव के बच्चे को लेके हमने शॉर्ट फिल्म बनाई, फैन करके एक थी। ये सब कहीं मिलेगी नहीं, सबको हर जगह से हटा दिया गया है। तो वो बनाई। फिर एक शॉर्ट फिल्म और बनाई हमने, भूख को ले गया है, कि लोग जॉब करते हैं, घर पे जाते हैं, इमेजिन करते रहते हैं मेट्रो में कि खाना, वो सूर्यांश जी रहा था कि खाना बनाओ था, क्योंकि मेड और ये सब सारी चीज़ें उस टाइम खुद ही बनाना पड़ता था जाके, कि खाना बनाओ। और वो उस पे शॉर्ट फिल्म थी। अचानक घर पे पहुंचते हैं तो खाना बना है, फिर बाद में पता चलता है कि क्रिस्टोफर नोलान वाला मामला की सपना था, ये सब सारी चीज़ें। इसका ट्रीटमें भी सबका क्या कॉमिक था या फिर नहीं, ये सीरियस थी? वो उस समय तो वो वाला मामला रहता ना कि एक क्या कहते हैं, जो फिल्म मेकर वैसे होते हैं मूवी और उस पे जो आते हैं, मतलब अरे अच्छे, बाप रे बाप। तो वो उस तरीके वाला, अतिरिक्त गंभीर। हाँ गंभीर वाला वैसा मामला था। तो फिर धीरे धीरे फिर पहली हमने शॉर्ट फिल्म बताई हमने जो आपको, कि क्या कहते हैं, स्माइलिंग। नहीं अच्छा, शॉर्ट फिल्म। ये सूरज और चंदा, वो जी, पढ़ाई वाली जो हमने जी, बनाई थी, भाई बहन वाली। हाँ वो लॉकडाउन के टाइम ही बनाई थी। और ऐसा हुआ कि उसमें फिर ऐसा था कि पापा मम्मी का तो शुरू से ही सपोर्ट था, भाई का तो सपोर्ट था ही, पिताजी के साथ ऐसा था कि यार क्या कर रहा है, पर उन्होंने 2-2.5 सालों में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसमें जो डोरे डम्बे मेरे साइकिल में बंधे हुए हैं लेके जाते टाइम, वो पापा ने ही बांधे थे। और हालांकि उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि अरे क्या कर रहा है, कि ये सब करने में कुछ रखा थोड़ी ना है, पढ़ाई लिखाई करे, आप समझाते क्यों नहीं अपने लड़के को, ये सब सारी चीज़ें। और सूर्यांश के अंदर भी वो था, क्योंकि वो जौनपुर मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर वो वहाँ से आता था, तो उसके घर वाले भी रोज़ पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हो इतना बढ़िया, तुम एमिटी से, उसने बीकॉम किया है, फिर एमबीए कर रहा था, नारसी पूंजी करके कोई कॉलेज है शायद, वहाँ से। तो वो सब दो, यह सब में क्या रखा है, क्या करोगे ये सब करके। लेकिन फिर भी उसका आना जाना लगा रहता था। टीम धीरे धीरे बन गई, हमारे बचपन के जो दोस्त थे उनके साथ ही मिलकर टीम बनाई। तो फिर हम लोग शॉर्ट फिल्में और ये सब चीज़ें बनाते रहे। फिर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। IFP करके एक कॉम्पिटिशन होता है, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट, 48 घंटे में फिल्म बनानी होती है। तो हमने फिल्म बनाई गांव में ही अपने, लॉकडाउन के टाइम में, और हम जीत गए, फर्स्ट आए थे मोबाइल कैटेगरी में। हाँ, तो एक वो कॉन्फिडेंस आया कि अरे यार वाह, कि कुछ तो अलग कर सकते हैं। और फिर हमारी एक वीडियो आई बनारस के ऊपर, वॉइस ओवर मैंने किया था कि दुनिया से मिलना हो तो बड़े शहर में जाइए, खुद से मिलना हो तो बनारस आइए, ऐसे करके सूर्यांश ने लिखा था और वो मैंने, फिर मुझे लगा कि हम लोग वायरल भी हो सकते हैं। फिर समझ में आया कि यार ऐसा कुछ करते हैं, फिल्में तो बनानी ही है, पैसा भी चाहिए, क्योंकि 3-4 चीज़ें बनाए तो समझ में आया कि पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और मैं थिएटर कर रहा था तो लोगों को भी देखा था कि यार सब पेमेंट करते हैं, ये सब होते हैं, तो वो आर्टिस्ट को देना नहीं तो फिर गाली देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। शुरू के 5-6 हज़ार फॉलोअर तो हुए, कुछ लिखा समझ में ऐसे, मतलब कि कटाक्ष और ये सब सारी चीज़ें जो चल रही थी राइटिंग के ऊपर, समाज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, देश में जो चल रहा है ट्रेंडिंग मुद्दों पे, तो चल रहा था। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, लोग अपने जो पहले के फॉलोअर्स से वो पसंद कर रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा है, फिर BNA शुरू हो गया लॉकडाउन के बाद, 1 साल का एक्सटेंशन हमें मिल गया था। फिर मैं BNA चला गया, तो वो धीरे धीरे चीज़ें ऊपर नीचे होने लगी, कि कम वीडियोस जाने लगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। सुबह से लेकर रात तक तो क्लासेस ही चलते रहते थे। फिर बंद हुआ, बीच में एक बार ओपन हुआ 3 महीने के लिए, फिर बंद हो गया। फिर घर गए। फिर हमने एक ऐसे प्रयोग करके एक कैरेक्टर बनाया था विद्रोही का, जो गमछा बांध के वो बोलता था सामाजिक मुद्दों पे, ऐसे कि जातिवाद और इन सब सारी चीज़ों पे। और वो हमने एक वीडियो बनाई और वो क्लिक कर गई, कि वो चल गई। तो फिर एक तो वो, फिर धनंजय का भी एक कैरेक्टर कोई चला, तो उस पर खूब वीडियोज आने लगी। फिर 200 फॉलोअर के लगभग, 200 के फॉलोअर के पास आसपास फिर हम रुक गए, क्योंकि सेम चीज़ कर रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था, ऑडियंस भी बोर हो गई थी। और पहले मोनोलॉग का वो चलता था, लोग मोनोलॉग देते थे, फिर वो चेंज हो गया। फिर हम
1 साल 7 महीने तक हम परेशान रहे कि फॉलोअर नीचे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। गलती से महीने में एक वीडियो चल गई। फिर समझ में आया बदलाव ज़रूरी है, कि हमारा जो कोर है वो लेके आते हैं। फिर हमने ड्रामा क्रिएट करना शुरू किया। फिर पिताजी और बेटे वाला कैरेक्टर बना। फिर अलग अलग बनाते गए, अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करते गए। फिर बैचलर वाली सीरीज शुरू कर दिया। अब बैचलर वाली सीरीज को वो करके कुछ और अलग अलग दादा, फूफा, चाचा, चाची, इन सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि फैमिली की भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो। तो वैसा कुछ स्विच करते चले जा रहे हैं और अब समझ में आ ही गया क्या खेल है। उस ट्रेडिशनल लीग पे क्यों नहीं चले कि जब मैंने थिएटर कर लिया, फिर मैंने कुछ रील बना ली, अब मुझे मुंबई जाना चाहिए? मुंबई का ऐसा है कि एकदम कोर आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जब मैं बीएनए 2-3 साल मेरा वहाँ था, तो उसके अलावा ऐसा था कि सूर्यांश जो है उसने 3 साल वेट किया कि ये पास आउट हो जाए और फिर हम साथ में कुछ करते हैं। कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि सूर्यांश अगर वो वेट नहीं करता कि वो अपने जॉब के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए स्विच कर लेता, उसको राइटिंग का शौक था, कहीं भी उसको जॉब अच्छे से मिल सकती थी, पर उसने वेट किया। फिर एस्ट्रैक बन गया। फिर हमारे सपने एक जैसे हो गए, फिर टीम के सपने एक जैसे हो गए। फिर हमें समझ में आया कि फिर मैंने 1-2 सिनेमा के एक्सपीरियंस भी हैं मेरे, 1-2-3 प्रोजेक्ट हैं जो अभी आए नहीं, अटके हुए हैं सोनी लिव और हर जगह पे रिलीज नहीं हुए हैं। तो वो एक्सपीरियंस लेके, वहाँ के क्रू और सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके मुझे ये समझ में आया कि जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। कि एक तो तरीका है, आप वहाँ जाइए, लोगों को ऑडिशन भेजिए, 1-2 काम क्लिक किया, आपको काम मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आप खुद नज़र में आ जाइए। तो ये जो हम तो दूसरा कर रहे हैं, और टीम जो है वो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत सपोर्टिव है, और सेम ड्रीम सबका है। मतलब ही नहीं, सबको सिर्फ काम से मतलब है। तो वो एक जो वो चल रहा है, अभी भी हम प्लान कर रहे हैं अक्टूबर में नई फिल्म क्या कहें शूट करने जा रहे हैं, 90 मिनट के लगभग की। वो भी यूट्यूब के लिए फ्री है सबके लिए। तो वो उसकी तैयारी चल रही है, राइटिंग और कैरेक्टराइजेशन सब कुछ चल रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें, तो हम मुझे लगा कि मुंबई जाने से ज़्यादा बेटर है कि हम अपना खुद का कुछ बढ़िया कर लें। और अच्छी चीज़ है कि पिछले 1 साल पहले हमने अपना खुद प्रोडक्शन हाउस भी रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिसमें हम 3 डॉक्यूमेंट्रीज भी बना चुके हैं। टिटहरी, हाँ, टिटर एंटरटेनमेंट्स, और शॉर्ट फिल्म एक बना चुके हैं। तो ये सब सारी चल रही है। टिटहरी वही होती है ना, चिड़िया? हाँ, चिड़िया जो संदेश देती है बारिश वाला या फिर किसी बुरी चीज़ का। जब आपका बनाया हुआ कुछ देखते हैं तो ना बहुत साफ तौर पे समझ में आता है कि ये किसी गांव या कस्बे की कहानियां हैं। ये भी समझ में आता है कि ये यूपी के किसी पर्टिकुलर रीजन में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि उनकी बोली भाषा समझ में आती है। उन पात्रों को देख के भी समझ में आता है कि ये कहाँ से गुजर के यहाँ पहुंचा होगा, इसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी होगी, सब समझ में आता है वो। तो ये सब समझ में आता है, तो उसे हम ये कहते हैं कि ये स्थानीय सिनेमा है। लोगों ने उसका एक नाम दिया कि भाई ये तो लोकल सिनेमा है। जब मराठी सिनेमा हम देखते हैं, बंगाली देखते हैं, इस मुल्क में इतना अच्छा काम हुआ है, वो भाषा की वजह से शायद हम एक्सेस नहीं करते उतना, हालांकि अब तो बढ़ गया है। पर एक यूपी वाला होने के नाते पूछ रहा हूँ एक दूसरे यूपी वाले से, ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा सिनेमा कि दूसरे लोग कॉपी करते देख के? आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो जब। नहीं, मतलब ऐसे अगर एक नज़रिए ऐसे डाला जाए कि मान लीजिए हिंदी सिनेमा का ले लीजिए, कि इस समय 70 से 80% तो अपने यहाँ ही फिल्में शूट हो रही हैं, यूपी लैंग्वेज में और इन सब सारी चीज़ों में। वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश काफ़ी खराब है। हाँ, समस्या ये है कि हम बना ही नहीं पाए। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री रही वो, उसमें ऐसा था कि पहले लोग, मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, गाना गाते हैं तो आप एक्टर हैं, तो उन्होंने फिल्में बनाई, अश्लीलता भरोसा, क्योंकि ऑडियंस टारगेट उनका अलग ही तरीके का था कि कौन लोग आके देखेंगे, परिवार और इन सब सारी चीज़ों पे। फिर वो धीरे धीरे बिखरता गया। अब अपने इंडस्ट्री में सिर्फ गाने ही बन रहे हैं, वो भी होली, दिवाली, कुछ भी हो गया। देखते हैं हाँ, कि रोहित शर्मा ने 2 शतक मार दिया तो उस पर गाना बन गया। तो उस तरीके की चीज़ें चलने लगी। तो वो हमारे यहाँ हो नहीं पाए। कोशिश तो हमारी वही है, मतलब हमारा एस्टैक का वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूपी बिहार की जनता मिला दें 30-40 करोड़ के लगभग की है। और अभी भी अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है मलयाली फिल्में हों या फिर मराठी फिल्में हों, बहुत सारी मलयाली फिल्मों का तो गजब ही क्रेज़ है इस समय। मतलब मेरी टीम में तो भयंकर है, पागल हैं सब।
इतना रियल बनाते हैं, इतना रियल बनाते हैं कि पूछिए मत। ऐसा लगता है कि अरे ये तो यूपी की ही कहानी है जो वहां से बनाई जा रही है। सिंपल, एकदम एकदम अच्छी, एकदम कोई ऐसा तामझाम नहीं, उतार चढ़ाव नहीं, कुछ भी नहीं। तो वैसे तो अपने यहाँ बहुत सारी कहानियां हैं, बनी ही नहीं। तो कोशिश वही है कि हम वो लेके आ सके, हाँ, मतलब क्रांति कर सके। वही मराठी देखता हूँ या साउथ इंडियन कोई सिनेमा देखता हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ का फिल्म मेकर एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है ऐसे ऑडियंस को जिसको मान के बैठा है कि ये समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इनको ऐसा ही कुछ दूंगा, ये मुझे स्वीकार करेंगे। हमारे यहाँ जब मैं फिल्म मेकर्स को देखता हूँ भोजपुरी की तरफ या कहीं भी, तो लगता है कि ये तो ऐसा कुछ मान के बैठे हैं कि इनकी ऑडियंस सिर्फ यही देखना चाह रही है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकती, वो समझदारी वाले मुद्दों पर कभी कोई फिल्म देखेगी ही नहीं, कोई कोशिश भी तो नहीं होती दिखती। जबकि आप जैसे जो यंग टैलेंट हैं जो यूपी से ही आते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं सीमित संसाधनों में, इन पे इतना पैसा है, वो कोशिश भी करते नहीं दिखते। मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है? नहीं, सही, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या बीच में मैंने एक फिल्म देखी थी अपने, क्या कहते हैं, भोजपुरी ही फिल्म थी, नितिन चंद्रा नाम है शायद उनका, और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। मैं नाम में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। और उनकी फिल्म थी करियट्ठी या करियत्थी ऐसे कुछ करके है, कि लड़की काली होती है, उसके ऊपर उन्होंने भोजपुरी फिल्म बनाई थी। घर में क्या अवहेलनाएं वो झेलती है और शादी के बाद पति कैसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, उस पर उन्होंने फिल्म बनाई। और बहुत बड़ी ही अच्छी फिल्म थी वो, खूब चली, खूब, मतलब कि उसका क्या कहते हैं, डीडी नेशनल का या फिर उनका अपना एक ऐप है क्या, मुझे एग्जैक्टली मुझे, हाँ, वेब्स ऐसे करके, हम देख के नाम लिख देंगे सही। हाँ, तो वहां पे आपको अगर अच्छा सिनेमा देखना है हर लैंग्वेज का, बड़ी ही अच्छी अच्छी फिल्में हैं वहां पे, भोजपुरी से लेके मलयाली से लेके हर एक उसका। और वो ऐप खोल के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ऐड भी आ रहे हैं ना, तो अलग अलग लैंग्वेज में आ रहे हैं। उड़ीसा में आ रहे हैं, उड़िया में लैंग्वेज में आ रहे हैं, तमिल में आ रहे हैं, तेलुगु में आ रहे हैं, जो सारी चीजें चल रही। तो मुझे लगा कि अगर ये शुरू से हमारी टीवी पे दिखाया गया होता तो हमें भाषाओं का भी ज्ञान होता। हाँ बिल्कुल, कि वो तो बहुत बड़ा मिस हो गया। तो वो भी एक चीज, वो पर हाँ कि लोग हैं, काम कर रहे हैं। पर आपने सही कहा कि इतनी बड़ी आबादी है, इतने लोग हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग जाए कि हम बहुत इनसिक्योर भी हैं अपने आप को लेके। हम दिखाना ही नहीं चाहते कि हम यूपी बिहार से, बहुत सारे लोगों में इनसिक्योर, हीन भावना है, पता नहीं लोगों को। ये तो वो दौर है जिसमें लोग मतलब अपनी जो पहचाने हैं अलग अलग तरह की, उनको ओढ़ के चलने लगे हैं। तो वही हम क्या हीन भावना में जा रहे हैं इस दौर में? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि वो जो मिलते हैं मुझसे कि नॉर्मल मिल गए, कि आपकी वीडियोस देखते हैं, पहचानते हैं, ये है वो है, कि कहाँ से हैं, बोले सुल्तानपुर से। तो मैं बोलता हूँ अरे तू तो हमारे बगले कह रहा, जो अपनी भाषा में बोलता हूँ। फिर वो हिंदी में ही बोलते हैं, फिर मैं अवधी में ही बोलता हूँ, फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैंने बोला भाई बोल सकते हो यार, मतलब ऐसे बतिया, ऐसे खत्म, तुम्हें जानी जानी तो मैं ऐसे कोनो दिक्कत थोड़ा बट है। तो मतलब बोलते भी नहीं, अपनी भाषा को भी नहीं बोलते। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि क्षेत्रवाद की चीजें बोल रहा हूँ, पर लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि अगर वो बाहर निकल गए हैं वहां से तो वो अपने आप को यहीं के बताएंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो यूपी बिहार और वहां से हैं, छोटे गांव कस्बे से आए हुए हैं। लोग अपने आप को बताएंगे कि वो दिल्ली से हैं, वो मुंबई से, बहुत सारे लोग हैं। तो वो भी एक समस्या है। और वैसे फिल्म मेकरों की भी है, जो भी है, क्योंकि सबको बॉलीवुड हिंदी सिनेमा तक पहुंचना है, वही वाला सिनेमा करना है, वहीं की फिल्में प्रोड्यूस करनी है। हालांकि मैं बताऊं कुशल भाई, मुझे जो याद है आज से कोई 16-17 साल पहले पश्चिमी यूपी में धाकड़ छोरा, संदूक में बंदूक जैसी कुछ फिल्में आई थी, जिनमें वो कम्युनल हार्मनी की बात भी कर रहे थे, इंटर रिलीजन शादियों तक की बात कर रहे थे। सोचिए इस क्षेत्र में, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, गाजियाबाद में, जो आज इतना सेंसिटिव क्षेत्र माने जाते हैं, दहेज के खिलाफ बन रही थी फिल्में। तो ऐसा नहीं है कि फिल्म बनी नहीं है, बनी है, चली है, हिट हुई है। मतलब मैं तो इस तरह का सिनेमा देखता भी नहीं था, और उस दौर में तो बहुत ही कम फिल्म देखता था, मगर मेरे सामने भी आई तो मैंने देख ली, क्योंकि वो एक पुश था कि सब देख रहे थे, तो आपने भी देखी। शोले जैसा बन गया अचानक। पर उसके बाद उसे जहां ऊपर जाना चाहिए था, वो ट्रेंड कहीं पता नहीं कहाँ खो गया। फिर किसी ने हिम्मत ही नहीं की। अपने यहाँ के लोगों ने कुछ कुछ फिल्में बनाई है जो बढ़िया हैं, दिग्मांशु धूलिया हो, चाहे ऊपर वो बना रहे मुंबई जाके। वो तो है। इनफैक्ट शायद दिग्मांशु या किसी ने कहा था कि जब आपको हिंदी में फिल्म बनानी है तो आपको मुंबई भागने की क्या जरूरत है? उतने संसाधन, उतना थोड़ा बहुत पैसा, ये वो लाना फलाना, तो आपको यहाँ मिल जाए तो यहीं कर लो।
हो सकता है कभी इंडस्ट्री यहीं डेवलप हो जाए हिंदी की। आप जो महाराष्ट्र जाकर धक्के खाते हो, इतना महंगा लाइफस्टाइल जीना पड़ रहा है आपको, और छोटा शहर है वो, देखा जाए तो वो तो 3 तरफ समंदर से घिरा हुआ है। तो आप इतना जो संघर्ष एनीवे कर रहे हो, बिना ही मतलब का कर रहे हो, जबकि आपको क्रिएटिव संघर्ष करना चाहिए। आप अपने घर बार आसपास, ये दिल्ली नोएडा तो यही है भाई, लखनऊ जाओ, कानपुर जाओ, यहाँ क्यों नहीं कर सकते आप ये कोशिश? ये तो है, पर कोशिश भी नहीं कर अभी बीच में अनुभव सिन्हा जी आए हुए थे बनारस नागरी नाटक मंडली, मतलब मैं गया नहीं था, पर मुझे पता चला कि पर वो कुछ ऐसा कुछ शुरू करना चाह रहे हैं कि अपने लोगों को लेके अपने वो बहुत एक्सप्लोर भी कर रहे हैं पिछले 4-5-6 महीनों में, बहुत ज़्यादा बनारस जाना, लोगों से मिलना, जितने फिल्म मेकर हैं वहाँ के लोकल लोगों से मिलना, कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनसे मिल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो शायद धीरे धीरे चीज़ें हो, बाकी हम तो करेंगे भाई, उसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं। लेकिन आप भी मुंबई तो जाना चाहते ही हैं, तो बनाएंगे तो यही बनाएंगे तो, हाँ, और क्या। अच्छा, लेकिन जब हम इसी तरह की चीजें बनाते रहते हैं तो इसमें कभी कभी डर नहीं लगता कि यार वो रिपीटेशन हो रहा है? हाँ, होता है ना, क्वालिटी पे वो होता है। अब जैसे मैं एज एन एक्टर बता रहा हूँ कि समस्या ये आती है कि आप अगर एक ही एक्सेंट और उन सब सारी चीज़ों पे काम करते रहते हैं, लोगों को लगता है कि अरे ये तो सेम ही तरीके से करता है। अभी वो समस्या हो रही है। तो अभी जो हैशटैग जो नई फिल्म वो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें कुछ कुछ बदलाव है कि कुछ ऐसे किरदार होंगे जो अलग अलग स्टेट के एक्सेंट और उन सब सारी जो वहाँ पे रह चुके हैं, तो उनकी भाषा वैसा कुछ है, वो देखने को मिलेगा। तो कुछ वैसा प्रयोग कर रहे हैं। और एक थोड़ा सा वो भी है क्योंकि जो राइटर्स, कोर राइटर्स हैं वो यूपी से ही हैं, तो वो थोड़ी समस्याएं भी हो रही हैं, पर उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है। हाँ, उनका अपना यूनिवर्स भी तो सीमित है। हाँ, पर वो चीज़ जो आप बोल रहे हैं उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा चाह रहा हूँ कि मैं बदलूँ एक वो जो परसेप्शन बना हुआ है कि ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही वो करता है, वो चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी अभिलाष थपलिया लाए थे हमारे, तो मूलतः वो पहाड़ों से हैं। उनकी एक शिकायत थी, वो ये कह रहे थे कि भाई मैंने एक फिल्म देखी और उसमें पहाड़ दिखाया, लेकिन एक्टर्स जैसे बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है कि पहाड़ में ऐसे लोग बोलते हैं। तो ना सिर्फ कहानी कमजोर होती है कई बार, बल्कि वो तो लिखने वाले का भी यूनिवर्स वो नहीं होता है, ना वो कोशिश करता है जानने समझने की। पहले तो मैं पढ़ता था ऐसा बहुत इंटरव्यूज में कि कोई लेखक किसी मोहल्ले में या किसी शहर में 2-2, 2.5, 3-3 महीने रहते थे, वहाँ की नब्ज पकड़ते थे, फिर लिखते थे। अब ऐसा शायद कम होता हो, पर मैंने देखा आप लोगों ने भी कई बार पहाड़ की तरफ की भी कहानियां बनाई हैं। आप लोगों का क्या प्रोसेस रहता है, क्या करते हैं समझने के लिए उस जगह को, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के पात्रों को? अभी हमने 1-2 माइक्रो ड्रामा बनाए थे, बैचलर सीरीज वाले, जो एक तो पहाड़ों पे बनाए थे, दूसरा हमने बनाया था राजस्थान में। तो जो हमारे वो कोर 4 किरदार हैं बैचलर वाले, उसमें तो एक तो पहाड़ी है जो कि धनंजय है, वो सच में पहाड़ी ही है। तो वो तो हम वहाँ शूट किए थे, उसके गांव में गए भी थे। हाँ, उसके गांव में ही शूट किए थे। तो वहाँ का एक्सपीरियंस, पहले मतलब इस पूरी जर्नी में जो शूट करने में, वो तो जो आपको दिखा वो तो अलग है, हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं वो आपको साझा कर रहा हूँ कि पहाड़ों पे जाके एक तो वो पता चला कि अभिनय के तौर पे अगर मैं बताऊं कि जैसे कि बोलने की जो वो है ना आवाज़, वो ज़्यादा लाउड है हमारे यहाँ के कंपेयर में। दूसरा ये कि जो बड़े ही हंसमुख हैं सब, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने बहुत ऐसे कम ही लोगों को देखा जो हंसमुख नहीं होंगे वो। और जिस गांव में हम शूट कर रहे थे वो प्रॉपर, मुझे जाके पहली बार पहाड़ों पे ऐसे किसी गांव में गया कि मुझे लगा कि यार अभी तक तो मैं पहाड़ जिया ही नहीं। मैं हर जगह जहाँ गया, जहाँ क्या कहते हैं होटल हैं और ये सब सारी चीज़ें, वहाँ सीमित संसाधनों में, कि गांव में 60-70 लोग हैं और जिसमें सिर्फ बूढ़े हैं और महिलाएं हैं और बच्चे हैं। शहर में बाकी सब लोग शिफ्ट कर गए हैं, दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही, लोग पैदल ही जा रहे हैं। और एक शूट हम करने के लिए क्या है कि वो गांव पहले नीचे बसा हुआ था, जहाँ पानी का वो स्रोत, हाँ, वहाँ था। पर जब गवर्नमेंट ने ऊपर नल वल लगवा दिए तो लोग सड़क पे आके बस गए और वहाँ रहने लगे और सब सारी चीज़ें हो गई। तो हम गांव में नीचे गए थे शूट करने के लिए, जहाँ ऑथेंटिक धनंजय का घर भी वहीं पे पुराना वाला था। तो हम वहाँ शूट करने गए, शूट करके वापस आए। हमारा 2 घंटे का 2.5 घंटे का शूट था, पर हमारा पूरा दिन निकल गया। पर धनंजय की भाभी जो कि यहाँ उनका घर ऊपर बन गया, वो नीचे गई, ऊपर आई। हम लोग खाना ही खा रहे थे, उतने में वो नीचे गई, घास काट के ऊपर आ गई।
तो वो एक समझ में आया कि यार कमाल ही है। तो हालांकि उसमें पहाड़ी ही कर सकते हैं ये। हाँ कमाल, पहाड़ी तो कमाल के ही है। तो और पहाड़ी लोगों में ये भी है ना कि वो अपनापन बहुत है उनमें, अपने लोगों को लेके बहुत ज्यादा। वो तो बहुत भयंकर है कि अगर दूर से भी कोई पहाड़ी है देख लिया कि पहचान गए, आओ घर आओ यार, वो वाला मामला। तो वहां तो हमने दूसरे किरदारों को ऐसा एक्सप्लोर किया नहीं कि दूसरे कैरेक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए। पर जो राजस्थान का वो था जहां हम शूट करने गए थे, वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही हम शूट कर रहे थे ऑलमोस्ट। ये दव करके एक जगह था वहां पे जहां हम शूट करने गए थे, जैसलमेर में। जैसलमेर, हाँ जैसलमेर में शूट कर रहे थे। वहां बहुत सारी ऐसी कास्टिंग थी जो राजस्थान के एक्टर थे। क्या तो एक्टर भाई साहब, इतने नेचुरल। अपने यहाँ के वैसे भी मतलब थिएटर, मतलब उन्होंने कैमरे पे काम ही नहीं किया। थिएटर मतलब थिएटर ज्यादा करने लगो तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है कैमरे पे काम करने पे, कि थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है स्टेज के हिसाब से, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई होती है। फिर कैमरे पे आप बहुत टाइम तक काम करेंगे, समझ आए। पर कमाल एक्टर, बहुत ही बढ़िया एक्टर। जो बॉस का कैरेक्टर शुभम भाई ने किया उनका, और राणा जी जो बने हुए थे, वो बहुत सारे ऐसे लोग एक्सप्लोर किए। वहाँ के पानी, खाना पीना, जो लोग हैं कैसे बात करते हैं, किस तरीके का क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब जानने को मिला, कल्चर जानने को मिला। और इस जर्नी में ये भी पता चलता रहता है कि हम लोग अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं, अलग अलग आर्टिस्ट से जुड़ रहे हैं। जो एक 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 ऐसा एपिसोड था जिसमें वो एक इंस्ट्रूमेंट वो बजाता है आदमी, उनके बारे में। फिर वहाँ एक गांव में, वो जिस गांव में हम शूट कर रहे थे वो कोक स्टूडियो का गांव है पूरा। वहाँ जितने हैं आर्टिस्ट हैं सब ऑलमोस्ट कोक स्टूडियो में आ चुके हैं गाना गाने के लिए। तो उनके घरों घरों में जाके एक्सप्लोर करना, मिलना। और उसमें तो एक ऐसे भी थे जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ था, उनके नाम से एक स्कूल बना हुआ है। और वो कम से कम 150 या 180 देशों में जा चुके हैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। और सारी फोटोज उन्होंने लगा रखी है। 6-7 प्रधानमंत्री से तो उनको अवार्ड मिल चुका है। हाँ मतलब अलग अलग लोगों से, वो सब सारी चीज़ें। तो वहाँ एक्सप्लोर करना, वो सब सारी चीज़ें, तो बढ़िया कुल मिला के अच्छा मामला था। अलग अलग आर्टिस्ट। और ये हमारा जो ये माइक्रो ड्रामा वाला वो सीरीज़ है, वो हम ये सोच के करते हैं कि अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग लोगों से मिलना होगा, अलग अलग चीज़ें जानने की वो करेंगे। तो एक वो भी एक तरीका। हाँ, मतलब स्थानीय सिनेमा का मतलब ये नहीं है कि आप उस स्थान पे ही रह गए। हाँ हाँ वही वही। हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, वो हमें देखेंगे, हम उनको देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें उनसे मिलेगी। वो भविष्य में क्या पता वो कोई यूपी का किरदार कर रहे हो तो उनको पता हो कि अरे ये तो वहाँ से आए थे वैसे। और हमें अगर वहाँ का करना हो तो कितना बढ़िया इंटरकनेक्टेड है, जान गए। और बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब अभी मेरे साथ वो चल रहा है कि भी जैसे कि मैं मराठी भाषा जो है वो समझने जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उच्चारण क्या क्या है। मतलब वो संस्कृत से ही ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, पर हिंदी और उसमें बहुत फ़र्क है बोलने में। तो मेरे ही मित्र हैं जो कि मराठी हैं, उनसे बात चल रही है डेली, वो पढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यही है कि क्या पता मैं वो उनको मेरी मदद पड़े, मैं उनको बताऊं यूपी के बारे में। अब मैं राजस्थान का कुछ कर रहा हूं तो वो मुझे बताएंगे। तो ये सब सारी चीजें ऐसे चलती रहती। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने पहाड़ की कहानी तो बनाई, वही 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 वही, लेकिन बोला क्या है पता नहीं। इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं जो कोशिश करती हैं कि उसकी कहानी लखनऊ के सेटअप में हो, कानपुर में हो, पश्चिमी यूपी दिखाते हैं, लेकिन जब किरदार बोलता है तो भाई साहब वहां का आदमी तो सिर पकड़ लेता है। और फिर ना कोफ्त होती है सुन के, फिर वो फिल्म आगे देखी नहीं जा सकती। अब जैसे राजस्थान वाला हम कर रहे थे ना, तो जो वहां सब कुछ हमारा देख रहा था, धीरू हमारी टीम में ही है, वो प्रॉपर जोधपुर से ही है। तो जो भी कास्टिंग हुई थी लोग बाकी एक्टरों की, वहां के लोगों की, उसने ही की थी। और तो उसको बोली भाषा का सब कुछ तो पता है ही कि क्या क्या चीजें हैं। तो सब कुछ वो शूट के टाइम पे वो देखता रहता था कि क्या सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, हर एक चीज। क्योंकि लिखी तो स्क्रिप्ट हिंदी में गई थी, पर वो एक टच आना चाहिए वहां का। जब डायलॉग बोल रहे हो आप, वही चीज है तो लगना चाहिए जैसलमेर का आदमी है। हाँ ये तो है, है। तो जिले जिले में बदल जाती है टोन। वही वही। ज्यादातर आपको मैंने जो देखा है, मतलब इमोशन तो उसमें होता ही है, और आप लोग डायरेक्टर प्रियदर्शन से प्रभावित लोग हैं, तो फिर आप सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन मूलतः आप हंसा रहे हैं। क्या लगा था आपको जब आप लोगों ने शुरू किया था? आप सबका क्या नमक यही था कि यार हंसाते हुए ही वीडियो बनाएंगे? ऐसा शुरू में तो नहीं था, पर शायद मुझे ऐसा लगा कि हमारा कोर वो है कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके। मेन तो जो गोल है वही है। अब वो
कैसे क्या हो सकता है एंगेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि अभी हम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बना रहे हैं और यूट्यूब का पूरा खेल एक टच का है कि अगर आप किसी ओटीटी पे कोई फिल्म या कुछ देखने जा रहे हैं तो एक माइंडसेट होता है कि भाई 7 एपिसोड है 35-35 मिनट के, वो देना ही देना है आपको देखने के लिए, वैसा कुछ करके बढ़ा लिया देख लिया। यहाँ पे तो है बोर हो गया हटा दिया चलो, तो वो भी ध्यान देना पड़ता है। अब क्या कोर हमारा क्या है, कॉमेडी का और इन सब सारी चीज़ों का रहा है, शुरू से बनाते रहे हैं, ऑडियंस भी वैसे बिल्ड की है। पहले रिव्यूज़ भी करते थे क्योंकि फिल्म से रिलेटेड लोग आए। हाँ, पहले रिव्यू भी तो हाँ, करते तो थे। फिल्म से रिलेटेड लोग आए, फिर हम उनको फिल्म दिखाएं, तो वो भी चल रहा है। तो अभी तो साधन वही है कि इंगेज करने वाली जो बात है कि अगर इंगेजमेंट हमारे शुरू से वो जो हमें देखते आए हैं वो तो कोर रहना ही चाहिए, पर बीच बीच में ऐसा भी होता है बहुत सारे ऐसे, आप चाहे जैसे माई वैसे बेटवा का भी उठा के देख लीजिए, चाहे ये मिशन वो दिखाई के दिखा दिए, वो कॉमेडी कॉमेडी चलता है, फिर वो धीरे धीरे इमोशनल और सीरियस में बदल जाता है कि एक पहले तो वो मज़ा दें उनको, फिर धीरे धीरे वो इन्वॉल्व करके फिर अपने उसमें ढाल लें। हाँ, तो ये एक क्रिएटर को अपने ऑडियंस के साथ खेलना आना चाहिए, मतलब पता होना मतलब वो चाहिए, बनी रहे, धोखा नहीं है कोई। पर ये क्या कि मैं आपको हमेशा हंसाता ही रहूंगा, कभी कभी हंसते हंसते आप रो भी जाएं, और हंसाने वाला जब रोल आता है तो ज्यादा रोना आता है। हाँ तो एक शुरू से रहता है। लेकिन ये कितना मुश्किल होता है, ये सवाल था कि जैसे मैंने तो ये सुना है कि सबसे मुश्किल तो हंसाना ही है। जब आप डायलॉग बोलते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइमिंग है, जो आप में बहुत खास तौर पर मैंने लोगों से जब भी बात की कहते हैं, आपका नाम लेते हैं कि वो टाइमिंग, ये कैसे समझाओगे आप किसी को कि टाइमिंग होती क्या है? ये डायलॉग बोला आपने, मैंने फिर बोला, टाइमिंग क्या है इसमें? जब आपके पास आपको कोई पंच मिलता है, आप उस पंच को, या फिर जो भी लिखा रहता है कि फनी कोई डायलॉग लिखा हुआ है कुछ भी है, उसको फनी बनाने की कोशिश करोगे तो फिर फनी नहीं बन पाएगा वो। अब जैसे मेरी और आपकी बात हो रही है ना, कैमरा ऑन हुआ कि मैं ये सोच लूं पहले से कि मेरा ये डायलॉग आने वाला है, कि मैं ये आगे ये डायलॉग मैं बोलूंगा, आप ये बोलेंगे, तो वो नहीं निकलेगा। वो एक्शन रिएक्शन का पूरा खेल होता है कि जैसे आप मुझे दोगे जो भी लाइन बोलोगे, उसमें अगर उस सिचुएशन में मैं रहूंगा और मैंने बोल दिया और इन्होंने भी जैसे ये कैमरा ये सही कर रहा है, मैंने ये तुरंत देखा यहाँ पे इंटरप्ट हो गया मेरा, है ना, तो वो सारी चीजें उस एक्टिंग में इन्वॉल्व होनी पड़ेगी, आपको वो पूरा जीना पड़ेगा। जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो सिचुएशनल निकलने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि बिलीव ही नहीं करते हम कि यार ये कैसे बोल दूं ये लाइन की। जब अभी बीच में एक मैंने अभी हमारी एक वीडियो आई थी कि जिसमें मम्मी आ जाती हैं और हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और मैं बाहर जाता हूँ बोलने के लिए कि जब भी गुलू गुलू करने जाता हूँ कोई ना कोई आ जाता है, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे बोल दूं वो करने के लिए। तो वो भी ढूंढना कि यार कैसे हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, करना पड़ता है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब थिएटर में हमें सिखाया जाता है, क्योंकि थिएटर में शुरू में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई थी कि डायलॉग जाके बोलना इधर, फिर ऐसे देखना, वो करना, वो चलता है, चलता आ रहा है, जो कि बदल देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वो होते हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे पुराने और वो हैं कि उनको लगता है कि यही होगा। तो वो करने में शुरू में मेरे साथ बहुत समस्या हुई कि मैं ऐसे जाके क्यों ही ऐसे देखूंगा, पर वो डेली करते करते आदत पड़ गई। उसमें भी मैंने कुछ ढूंढ लिया कि ये इसलिए बोलेगा, और वो फिर सही लगने लगता कि ऑर्गेनिक है, सही कर रहा है, मुड़ने की भी कला है, तो वो करते करते ही होगा। और बस यही है कि अगर आप कोई पंच बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो तो उसको पहले से ही मत सोच लो कि अरे ये तो फनी है, फनी तरीके से बोल दूंगा, जैसे है वैसे निकाल दो, जैसे नॉर्मल, जितना नॉर्मल बोलोगे उतना अच्छा निकलेगा वो, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात कैमरे पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हंसना बहुत टफ है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टरों को समस्या होती है, मुझे भी होती है कि मैं हंस नहीं पाता हूँ। रोने का हो तो ठीक है, इन सब का हो तो, हंसने को अगर बोल दिया जाए तो बहुत अजीब हो जाता है, क्योंकि एक्टर भी कॉन्शियस हो जाता है कि हंस रहा हूँ, सही लग रहा है हंसता हुआ, क्योंकि पता चल जाता है ना कि हंसते हुए कि हंस रहा है कि नहीं। रोने के एक टाइम भी भाई ग्लिसरीन लगा लिया, कुछ कर लिया, लोगों को लग गया कि हाँ ठीक है, हंसने में पता चल जाता कि फेक है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो आप कभी ऐसे वीडियोज उठा के देखेंगे, पता चला कि अरे ये झूठ हंस रहा है, तो वो वाली चीज़ है। हंसना तो सही में। और एक वो भी बहुत बढ़िया लगता है कि प्रदर्शन की फिल्मों में जो है कि एक फ्रेम में आप अगर देखो कि बहुत सारे एक्टर हैं और बहुत सारी चीजें चल रही है, सब अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, क्योस पूरा मचा हुआ है, लेकिन आप स्टिल देख रहे हो, सबको देख रहे हो, सबको उतना टाइम मिल रहा है। और राइटिंग भी कमाल की थी नीरज वोरा की कि भाई एप्ट, हर एक आदमी को अपने अपने डायलॉग, अपने अपने किरदार, आप समझ गए हैं कि अलग अलग लोग हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। चाहे खट्टा मीठा का वो वाला सीन हो जिसमें आके हाँ भाई तेरी माँ मर गई, अरे मेरी माँ मर गई, तो वो भी है, तो वो केओस है। हाँ वही, वो बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, करते 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 हो जाता है, वो है।
हालांकि आपका कंटेंट जब मैं देख रहा था तो मैंने पाया, और मैंने सुबह कहा भी किसी से कि मैंने मतलब होता क्या है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं ना, हमें महसूस नहीं होता वो अच्छी है, वो निकल जाती है। मतलब आप देखते हो, मज़ा आता है, चले गए। जब कुछ खराब बनता है तो आपको अचानक सडनली पता चलता है यार ये ना कुछ तो ऑफ है। भले आप क्रिएटर नहीं हो, आप उस फील्ड से नहीं हो, पर पता चलता है ये कुछ ऑफ है, ये कैमरा कुछ तो, ये अभी इसी, अब जैसे एक सीन में कई टेक होते हैं, इधर से लिया तो भी आपको पता चल जाता है कि इसने इधर मुंह किया था अभी, जब ये बोल रहा है तो ऐसे कैसे हो गया, तो आप पकड़ते चलते हो। आपके मामले में धीरे धीरे ये बहुत इवॉल्व हुआ। मतलब अब उंगली रखने की जगह बहुत कम बची है, कैमरा बहुत अच्छा होता है, और किरदार आप पता नहीं कहाँ से इतने अच्छे लोगों को पकड़ के लाते हैं। वो गांव है लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा नहीं दिखता, कोई अनगढ़ पात्र है, बड़े अच्छे से सबकी जरूरत लगती है उसमें। इनफैक्ट जिसमें आप बता रहे थे अभी मुंह दिखाई वाले में, तो उसमें वो जो एक भैया है जो पागल बने हुए हैं, वो सुधांशु, दोस्तों को भी समझा देना। मैं बता दूंगा। नहीं, एक साथ 3 कत्ल करूंगा। नहीं सॉरी। राम करो। नाम क्या है तेरा? धनंजय। नहीं बोलने वाला बता। डीजे। हाँ डीजे। फुल वॉल्यूम बजाऊंगा साले, बेस हिल जाएगा तेरा। सॉरी भैया, सॉरी। राम खोर। सॉरी भैया। मतलब मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने पाया कि यार मेरे गांव में है सकरे। हाँ मेरे घर पे भी है। हाँ, ये वो कैरेक्टर जो है वो सूर्यांश के घर से ही इंस्पायर्ड है। हाँ, रियल कैरेक्टर सूर्यांश ने मिलवाया भी उस आदमी से हमने, जैसे बने हुए। हाँ, और हर गांव में है वैसे। हाँ, कि आप उसे पगला मानो या कहो या जो भी, पर वो है वहाँ। उस आदमी के किरदार से कितने लोग अटैच हो रहे हैं। एक तो जो तैयारी करने गए हैं, दूसरा जो माँ बाप को छोड़ के नहीं जा पाए, तीसरा जिनको प्रेम नहीं मिला। तो एक इमोशनल एंगल भी बहुत वो है, और बहुत बढ़िया। मतलब सुधांशु तो मतलब उसका एक्सपीरियंस जो है वो उसके लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, एक दिन ना कमाल का एक्टर है, कहीं से भी ट्रेंड एक्टर नहीं है वो, पर बहुत ही ज्यादा। मतलब वो जो ड्राइवर का रोल उन्होंने किया, उसमें आदिल का भी कैरेक्टर इतना जब वो बेहतरीन, छत पर बैठे हैं, इतना ठहराव ओहो, और जब खाना आता है, मतलब पता है क्या है, वो ज्ञान दे रहे हैं वहां पे। और आमतौर पर ना जब देते मैं तो यही पता वेट चले, करता हूँ जब मुझे क्रिटिसाइज करना होता है किसी को, कि मैं देखूंगा कि कितना झिलाएगा, कि ज्ञान देगा जी ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन वो ऐसा कमाल से बोले। और जब उसको टोकता है कि आप भी पिताजी के साथ रह के बहुत भाषण देना सीख गए, तो अच्छा, तो अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, धन्यवाद। अरे भाई वो हंसी मजाक में, और प्लेट जब ले आते हुए कि आप धोइए मत, तो जब कहता है मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए, जो जिसके घर में आता है, अलग प्लेट का जो रिवाज है वो हमें पता है वो क्यों बना है, लेकिन अब जो पीढ़ी आगे आएगी वो शायद उतना मानती भी नहीं, हिंदू मुसलमान अगर फिर भी वो रिवाज चला आ रहा है, तो उन्होंने कितनी स्मूथली उस बात को कहा है। ओहो, क्या राइटिंग का कमाल है, वो तो एक्टर है का कमाल है। और मुझे सबसे बढ़िया उस सीन में ये लगा था सुधांशु का, सुधांशु खाना खाते हुए पूरा सीन जो दिया है, कि कहीं भी डायलॉग ऊपर नीचे नहीं हुआ है, और वो खाना खाने का वो जो चल रहा है पूरे टाइम, वो खा भी रहा है, कि ये नहीं कि बीच में रुक गया, लोग खाना खा रहे हैं तो एक्टिंग करने लगते हैं खाना खाने की, ऐसे ऐसे वो खाना खा रहा है प्रॉपर, और बहुत ही ठहराव के साथ। मतलब ठहराव तो कमाल है। और जो आपने बताया ना कि वो कि कुछ कुछ ऐसी लाइनें होती हैं कि जो ज्ञान भरी होती हैं, वो इतने स्मूथ तरीके से निकालता है कि जैसे कन्वर्सेशन हो रहा है, वो तो कमाल ही है। वैसा सा था। तो वो बंसी का कैरेक्टर जो है हर गांव में वैसा कुछ ना कुछ लोग हैं ही जो बना। तो अब मैं आपके कंटेंट में कई बार उन्हें ढूंढता हूँ कि वो कितनी देर बाद आने वाले हैं। हाँ, अभी आ रहा है ना, हम लोग की फिल्म जो बना रहे हैं उसमें है, बढ़िया है। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि ये जो अलग अलग विधाएं हैं, फिल्म मेकिंग में तो बहुत सारी विधाएं मिलकर काम करती हैं, तब फिल्म बनती है कोई। तो इनमें कुछ 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 जब मैं देखता हूँ तो कहीं भी मुझे अब कच्चापन नहीं दिखता है। ये आप लगातार सीख रहे हैं, क्या आप बाहर भी कुछ सेशंस ट्रेनिंग ले रहे हैं, या करते करते ही सीख रहे हैं, कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, है क्या कमाल ये कि बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। और देखिए इस पॉडकास्ट में तो मैं कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा आपका, सच में दिल से बता रहा हूं। नहीं मतलब करते करते ही सीख रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमें शुरू से सब कुछ आता है। अगर हमारे आप पुराने काम देखेंगे उठा के, जो धीरे धीरे जो चीज़ें शुरू हुई है, क्योंकि पहले शुरू तो हमने शॉर्ट फिल्म से किया था, तो वो हमें पता था कि किधर से क्या शॉट लेना क्या लेना। और हम बहुत प्रोफेशनल भी नहीं है हमारे शूट पे। आप अगर आएंगे देखने के लिए तो आपको पता चलेगा कि पहले आपको लगेगा कि हमारे जो डीओपी आए थे उनको लगा कि भाई ये सब तो बहुत प्रोफेशनल होंगे, ये वो, हमें कुछ पता ही नहीं है, इधर से लगा दो उधर से लगा दो, ये कर दो। लिखते हैं। हाँ, एकलव्य और देव भैया है, 2 लोग हैं। तो हमें पता ही नहीं, सबको प्रॉपर पता होता ना कि ओटीएस ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब प्रॉपर वर्ड है, हमें पता ही नहीं है, यहाँ से ले लो वो कर लो, यहाँ से ले लो। तो उस तरीके वाले वैसे तो हम बात करते हैं क्योंकि वैसे ही सीखा है। और
बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं, शूट पे आई हैं जो हमें पता ही नहीं उस इक्विपमेंट के बारे में। सीख रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब धीरे-धीरे ऐसा है कि इन्वॉल्व होते-होते, जैसे मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, तो शुरू किया तो एडिटिंग सीखा खुद से ही करते-करते। अभी जो क्या है कि कभी-कभी मैं भी वीडियोज़ लिख देता हूँ। लिखने का भी शौक रहा है, पर रील और वो सब कभी लिखा नहीं, क्योंकि पर पिछले 1 डेढ़ साल से मैं भी वो कर रहा हूँ। तो हमारे टीम में हर आदमी को 4-5 काम आता है। राइटिंग आता है किसी को कोई शूट कर रहा है छोटी कि टीम में वो करना होता है। हाँ, तो सबको कुछ ना कुछ, हर आदमी को 4-5 काम आ रहा है, इसलिए शायद हम सर्वाइव भी कर पा रहे हैं और अच्छे से काम हमारा निकल के भी आ रहा है। और ये भी एक वो है। और इसके अलावा जो है कि एक ट्रेनिंग वाली जो चीज़ है, जैसे धनंजय और वो है, अब मुँह दिखाई में अगर मैं बात करें तो उसमें जो पिताजी मेरे बने वो मेरे सीनियर हैं, बीएनए पास आउट हैं वो भी ऑलमोस्ट। तो ट्रेंड एक्टर जब आते हैं तो उनके साथ काम करना भी बहुत आसान हो जाता है, या फिर जो थिएटर किए हुए होते हैं उनको पता होता है कि कितना देना है, क्या करना है, कितनी आसानी से चीज़ें निकल सकती है। तो वो एक प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है। बाकी तो करते करते ही सीख रहे हैं सर। अब देखते हैं आगे जितने बड़े इक्विपमेंट्स आएंगे, जो जो नई चीज़ें होंगी, वो इन्वॉल्व होगा, उससे कुछ नया सीखेंगे। ऐसा सिलसिला है। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैं पढ़ता भी था, फिर हाँ, पढ़ा भी बहुत। हाँ। तो अब चूंकि इस पॉडकास्ट में हम पूछते ही हैं, तो पूछ लेता हूँ, सही समय आ गया वो पूछने का। कौन कौन सी किताबें हैं जिसने आपको शेप किया, कौन कौन सी फिल्म है जो आपने देखी और आपको लगा ये क्या कमाल बनाया? ऐसी होती फिल्म? गुलाल तो मैंने सुन लिया नाम, और बताइए। किताबें बताता हूँ मैं। किताबें तो मतलब ऐसा कि मैंने पढ़ना शुरू किया था नाटकों से ही। उसके पहले जो है ऐसे किताब कोई पढ़ी नहीं थी। तो नाटक पहले जयशंकर प्रसाद के ही नाटक पढ़े थे। ध्रुव स्वामिनी पढ़ी थी, और क्या कहते हैं, स्कंदगुप्त पढ़ा था, वो पढ़ा। फिर धर्मवीर भारती का अंधा युग, वो गिरीश कर्नाड के नागमंडल हो गए, तुगलक हो गया, ययाति हो गया, ययाति हो गया। और फिर धीरे धीरे फिर जो है शंकर शेष के नाटक पढ़े, किया भी, खजुराहों का शिल्पी किया मैंने, और बिनबादी के दीप पढ़ा, एक और द्रोणाचार्य जो है नाटक वो पढ़ा। फिर ऐसे धीरे धीरे अलग अलग मिलते गए बादल सरकार के नाटक। फिर बाहर के पता चला कि इब्सन, चेखव और इन सब के जो बाहर के नाटक लिखे गए हैं उनके नाटकों को पढ़ा। फिर धीरे धीरे जब ड्रामा स्कूल में एडमिशन हुआ तो अलग अलग तरीके के जो जिन राइटरों से कभी रूबरू नहीं हुए थे बनारस में, पता नहीं था उनके बारे में, सुरेंद्र वर्मा और उन सब के, जैसे एक उनकी किताब है बड़ी ही बेहतरीन, क्या कहते हैं, सूरज की पहली किरण से सूरज की आखिरी किरण तक, ऐसे कुछ करके एक नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, ऐसे कुछ करके ना, वो नाटक। और विरासत करके एक नाटक है जो बीएनए में बहुत होता है वो। तो नाटकों का पहले वो खूब वो रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो गद्य की तरफ, उसमें उपन्यास और उसमें पढ़ना शुरू किया। तो विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा, अज्ञेय को पढ़ा, और निर्मल वर्मा को पढ़ा। मतलब थोड़ा सा अति यथार्थवाद वाला वो चीज़ें ज़्यादा मानवकौल से शुरू हुआ था। मानवकौल को पढ़ के फिर इन लोगों को, क्योंकि बहुत बार मेंशन होता है यथार्थवाद, हाँ, तो वो सब सारी चीज़ें। फिर हमें स्कूल में, ड्रामा स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अलग अलग इज्म के नाटक होते थे कि हम इसको फॉलो करके ये करेंगे। फिर अलग अलग एक्टिंग स्कूल में कि ग्रोटोव्स्की और स्टैनिस्लावस्की और इन सब के क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे थिएटर हैं, तो उस हिसाब से जो जो नाटक थे उसको परफॉर्मेंस देना है। बाहर के नाटक हैं तो उसको इन्वॉल्व करके, मैन विदाउट शैडो करके एक हमने वो किया था, अस्तित्ववाद पे एक नाटक था वो। मतलब कि उसमें बहुत दिन तक रिसर्च चली थी, पढ़ाई की थी। स्कंदगुप्त के टाइम तो ऐसा वो चला था कि हम पूरा गुप्त काल पढ़ रहे हैं स्कूल में। हाँ, साथ में इतिहास भी पढ़ रहे हैं। हाँ, इतिहास भी पढ़ा, वो पढ़ना ही पड़ता है कि पूरा इतिहास पढ़े। फिर बहुत सारा मुझे ऐसा डाउट भी हुआ कि जैसे स्कंदगुप्त में है कि वो क्या कहते हैं कि अपनी माँ को बचाने के लिए जो है वो गुजरात से आ जाता है, क्या कहते हैं, अब जहाँ पे पाटलिपुत्र, वो बिहार में उनका वो था। तुरंत सीन चेंज हो जा रहे हैं कि यहाँ कैसे ऐसे अचानक से पहुँच गया। आने जाने में तो टाइम लगेगा ना। तो ऐसा मैंने क्वेश्चंस आते रहते थे। तो उस टाइम फिर टीचरों ने बताया कि जयशंकर प्रसाद जो नाटक लिखे गए हैं वो बनारस के हिसाब से लिखे गए थे। बनारस में अलग अलग जगह बने हुए हैं। आप रामलीला अगर देखने जाएंगे बनारस का, रामनगर का, तो वहाँ अलग अलग जगह बनाया गया कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। पूरा एक माहौल रहता है रामनगर का, रामलीला का। तो उस तरीके से कि ये स्पॉट बनाया गया था कि ये वाला यहाँ होता था, ये वाला यहाँ होता था, तो वो जल्दी जल्दी तुरंत हो गया। उस हिसाब से वो नाटक लिखे गए कि तुरंत कैसे पहुँच जाएंगे, आने जाने में तो इतना टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो वो सब सारी चीज़ें। और अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो
मैत्रेयी पुष्पा की कहानी संग्रह है वो पढ़ रहा हूँ। और हाँ बस फिलहाल तो यही। और फिल्में जो आप रिकमेंड भी करना चाहें कि भाई ये तो आपको देखनी चाहिए? मुझे फिल्म जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो मैं हर जगह मेंशन भी करता हूँ कि पहली ऐसी फिल्म थी जो रिपीट में मैंने कई बार देखी थी, और काफिरों की नमाज करके है वो फिल्म। राम रमेश शर्मा ने लिखा है और वो फिल्म यूट्यूब पे है, फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता उस फिल्म के बारे में। और 2 एक्टर के परफॉर्मेंस ऐसे आमने सामने बैठे हैं और उसमें पूरी बात फिल्म होती निकल दोनों जाती की। है। हाँ, और वो फिल्म देखी थी और मतलब कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा था उसमें। वो आलोक चतुर्वेदी जो हैं, उन्होंने वो आर्मी मैन का कैरेक्टर किया था, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया था। मैंने वो पूरा उनका मोनोलॉग पूरा लिखा हुआ था, परफॉर्मेंस देता रहता था, करता रहता था बहुत जगहों पे। फिर क्या कहते हैं, फिल्मों का वो शुरू हुआ, फिर बाहर की फिल्में देखना शुरू किए। लोगों को उन्होंने बताया कि अल पचिनो और रॉबर्ट डिनेरो जो है उनकी फिल्में देखो, वो टैक्सी ड्राइवर और स्कारफेस और सब सारी चीज़ें, डैनियल डेलविस की फिल्में देखी, बाहर की जितने हैं, और अपने यहाँ की भी जितनी है, तिग्मांशु धूलिया की फिल्में पसंद हैं, तो वो साहब बीबी गैंगस्टर हो गया, क्या कहते हैं, और पान सिंह तोमर हो गया। अपने क्या कहते हैं, अनुराग कश्यप जी की भी फिल्में हैं, विशाल भारद्वाज की फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसा ड्रीम है मेरा कि मैं कभी ऐसा कुछ हुआ तो विशाल भारद्वाज के साथ काम करूं, तो एक बढ़िया वो निकल के आएगा, वो जो ग्रे शेड वाला मामला होता है किरदारों में। तो एक वो भी है, विशाल भारद्वाज की फिल्में पसंद है। अभी जो मलयाली फिल्में आ रही हैं थोड़ी बहुत, वो भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो मज़ा आता है। नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो पर वो भी देख रहे हैं, इस समय चल रहा है। तो ऐसा फिलहाल है, फिल्में देखते रहते हैं, करते रहते हैं। शोज़ भी आते हैं, अभी जैसे वो शंपा का वो शो आया है, क्या कहते हैं, स्कूल के ऊपर, हाँ, समझ गया मैं। आदर्श बाल विद्यालय। विद्यालय, वो देखी। मतलब वो बहुत ज़्यादा, एक्टरों में जो है वो के मेनन बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि कमाल, बेहतरीन मुझे लगते हैं। अल पचिनो बहुत ज़्यादा पसंद है, के मेनन पसंद है, मनोज वाजपेयी पसंद है, विजय वर्मा बहुत पसंद है। मुलाकात हुई इन सब लोगों से? अभी तो नहीं, फिलहाल तो किसी से नहीं हुए ऐसा कुछ, पर होगी। कभी कोई फोन, कभी कोई मैसेज इनमें से किसी का आया हो, आपका कोई काम देख लिया उन्होंने? नहीं, बीएनए के जो सीनियर हैं, जो बहुत सारे, जैसे अशोक पाठक जी हैं जो विनोद करते हैं, या फिर बीएनए के जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जान रहे हैं, और जो मैंने वो सीरीज़ की थी, वरुण शर्मा जो हैं फुकरे में जो चूचा बनते हैं, हाँ, वो हो गए, यशपाल शर्मा हो गए, तो इन लोगों से थोड़ा बहुत जो है कनेक्शन है। बाकी तो धीरे धीरे होगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे भी कि यार क्या बोल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मनोज वाजपेयी जी को ले लीजिए, उनके जो भी वो किरदार करते हैं, पर उनका अपना कुछ होता है, के मेनन का भी अपना कुछ होता है, जो एक है उनके अंदर। आदर्शवाद बाल विद्यालय में भी बीच बीच में एक बार आया है, वो एक सीन चल रहा होता है कि जब बोलते हैं कि पसंद करने वाली बात चल रही होती है, तो वहाँ पे एक वो निकल के आता है, वो जो वो बोलते हैं एग्रेशन में, फिर वो कंट्रोल करते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। तो वो चीज़ें मनोज वाजपेयी के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो ये बिलीव ही नहीं करता कि लोग जो बोलते हैं ना कि मैं मेथड और ये सब कर दिया, चेंज हो गया पूरा, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, मतलब आप एक इमेजिनेशन में जाते हैं, हाव भाव चेंज करते हैं, सेंटर पॉइंट चेंज करते हैं, चलने का, ये करने का, अपना पिच बदलते हैं, सांस लेने पे भी बहुत सारे एक्टर हैं जो रिदम पे खेलते हैं, अपने सांस के पैटर्न को चेंज करते हैं, और फिर बोलने की कला उनकी बदल जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हैं, वो सब करिए, मतलब अच्छी चीज़ है, वो तो करना ही पड़ता है। पर साथ ही साथ मुझे लगता है कि अपना जो है वो आपके अंदर जो आपकी खूबी है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या आपके अंदर ऐसा है कि जो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो वो उस किरदार के साथ इन्वॉल्व करके ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता न शाहरुख खान में अगर शाहरुख खान ना दिखे, है। किसी कैरेक्टर में अगर उनकी थोड़ी भी झलक बिल्कुल ही ना दिखे, तो क्या इसके बहुत चांस हैं कि वो नहीं चलेगी फिल्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि शाहरुख खान, मतलब वो तो सुपरस्टार वाला पूरा मामला हो गया एक तरीके से। बहुत जनता जो है वो कोर, अपने यहाँ का सिनेमा भी वैसा सा थोड़ा सा है कि ऐसा नहीं है कि अब अल पचिनो को ही देख लीजिए, हर मतलब किरदार में वो भी तो अपना वो डालते ही हैं, पर वो फिल्में इस तरीके से लिखी जा रही है, वो किया जा रहा है कि वो बढ़िया निकल के आता है। अब वो राइटिंग का भी वो कुछ है ऐसा कि शायद ना चले। और हीरो एक ही सेंट्रिक तो बहुत है ना हमारे समय में। वही वो समस्या है, थोड़ा सा कहानी सेंट्रिक नहीं है ना। हाँ, कहानी सेंट्रिक तो नहीं है। वही वो चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने देश में अमिताभ बच्चन जी हैं,
कि उन्होंने अपनी एज एक्सेप्ट की और उस हिसाब से वो किरदार करते चले जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। कि अगर वो चाहते अभी भी वो एंग्री यंग मैन ही बने रहते, बंदूक ही चलाते, गोली करते, तो नहीं हो पाता। खुद को बदल लिया ना, किरदार के हिसाब किरदार करने लगे वो, तो वो चीज़ है। अच्छा, आप जैसे लोग जो ऑनलाइन अपनी चीज़ें डालते हैं, एक चीज़ वहाँ पर बहुत देखने को मिलती है कि वो ट्रोल भी बहुत हो जाते हैं। हालांकि आपके हिस्से शायद कम ही आया है, लेकिन देखा तो होगा ही कि भाई निशाने पर जल्दी आ जाते हैं। फिर आप लोग पढ़ भी पाते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, कोई गाली दे रहा है तो पता चल जाता है गाली मिल रही है। पहले तो फिल्म कर ली किसी ने और घर चला गया, उसके बाद फिल्म आई, गाली दे रहे हो नहीं दे रहे हो कहाँ पता चलता है। कोई फिल्म क्रिटिक ने कुछ लिख दिया तो पढ़ लिया आपने तो लग गया पता। तो अभी तो ठीक है, कुछ अभ्यास हो गया होगा, तारीफों को झेलने का भी, गालियों को भी। शुरू में क्या मामला था, कैसे खुद को कंट्रोल रखते थे, डिमोरलाइज होते थे क्या कभी कभी? ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब बहुत कंटेंट आ रहा है, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और मैंने बहुत लोगों को निराश होते भी देखा है। बहुत को मैंने इंटरव्यू भी किए ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि जो शुरू में बड़ा मजा आया, फिर मैं डिप्रेस हो गया, 1 साल 1.5 साल 2 साल डिप्रेशन में रहा, फिर मैंने ये किया वो किया, फिर मैं ठीक हो गया। शुरू में मतलब कि हम जो कमेंट्स पढ़ते भी हैं यार, ऑडियंस जो कमेंट्स करते हैं बड़ी कमाल की होती है। मतलब कि हमें तो बहुत मज़ा आता है, सही बताएं तो। मतलब कि कुछ भी लिख देते हैं वो, तो ज़्यादातर की एक तो बहुत जो यूट्यूब की ऑडियंस की कमेंट होती है वो तो हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। जो हमने पंच सोच के लिखा होता है या बोलते हैं, या फिर हमसे गलती हुई होती है, या फिर हम जानबूझ के उस सीन में वो दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक सीन है कि बाहर बहुत सारे चप्पल है पर डम्बल रखा हुआ है, वो है कि शौचालय का कुछ शूट कर रहे हैं, वहाँ एसी है, जानबूझ के वो ढूंढा गया था कि ये कमेंट आया कि एसी है शौचालय में, एसी है शौचालय में, एसी है। तो वो सब सारी चीज़ें जो वो नोटिस करते हैं वो बहुत बढ़िया तो लगता ही है। और व्यक्तिगत रूप में जो कमेंट्स आते हैं, शुरू में थोड़ी समस्या हुई थी पर्सनालिटी को लेके कि अरे ऐसा दिखता है, ये हो गया, पैसा आते ही आदमी बदल जाता है, ये करता है वो करता है। पर ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा सीरियसली भी मैं उस चीज़ को नहीं लेता हूँ। मगर मैं ये मानने को राजी नहीं हूँ फिर भी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा किसी को। नहीं पड़ता भाई, सही बता रहा हूँ, सच में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अच्छी लगती है, तारीफ लगती है, तो जब बुराई होती है नहीं बुराई में काम को लेके बुराई होती नहीं वैसे, मतलब ज्यादा बुराई वो उस चीज को लेके नहीं हुआ है, व्यक्तिगत चीजों को लेके टारगेट करते हैं लोग, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ कि ठीक है चलो, वो लगता है। हाँ वो लगता है। अब मैंने बहुत सारी रील्स आपकी देखी, अब जाहिर है पैसा तो भाई चाहिए ही फिल्म बनाने के लिए, तो आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो। आमतौर पे जब एक दर्शक देखता है ना, और उसको पता होता है कि अब इसमें ब्रांड का कुछ आने वाला है, तो बहुत सारी शर्तों के साथ आते हैं ब्रांड कि भाई ये भी बताना, वो भी बताना, वो भी बताना। कई बार खिंच भी जाता है बताते बताते कि ये भी बताऊं, वो भी बताऊं। इसे आप कैसे, मतलब एक चैलेंज है, और मैं इसे बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम भी उसी पेशे में हैं, ये नहीं होगा तो काम नहीं चल सकता। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, कैसे माथापच्ची करते हैं, वो जरा समझाइए, सिखाइए लोगों को, हमें बताइए। हाँ ये तो बहुत बढ़िया वो है कि अगर आप एस्टेक के ब्रांड के वीडियो भी देखेंगे ना, तो वो भी 3 मिलियन 4 मिलियन 10 मिलियन ऐसे जाती है। बिल्कुल। कोई भी ऐसी ब्रांड की वीडियो नहीं है मुझे लगता कि, मतलब कि 100 में से अगर आप उठाएंगे तो 8-9 होंगे जो नहीं चले होंगे, बाकी सब चलते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा हम रिजिड हैं चीज़ों को लेके कि हम अगर आपका ब्रांड प्रमोशन करेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड 12 सेकंड उससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे करेंगे, और आपका प्रोडक्ट जो है इतनी ही देर दिखेगा, उससे नहीं ज़्यादा। उस पर तो है कि अगर आपको कराना है तो इतने में ही होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो शुरू में चाह लेते हैं 8 ही सेकंड में प्रोडक्ट दिख जाए। अब 8 ही सेकंड में प्रोडक्ट दिखेगा तो बिल्डअप भी नहीं हुआ कहानी, तो क्या मतलब कि दिख गया, शुरू में बता भी दो उसके बारे में, तो ऑडियंस शुरू में पता चल जाएगा अरे ब्रांड प्रमोशन है तो क्या ही करें, उस तरीके से वो क्या ही देखें, फिर स्किप कर देता है वो। तो उन सब सारी चीज़ों से भी लड़ना कि हम नहीं करने देंगे। और फिर अगर जो स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है, रील की स्क्रिप्ट राइटिंग, लोगों को लगता है ऐसे चुटकियों में वीडियो बन जाती है जो हम वो करते हैं, कि आज हमारे बीच में अगर हम ऐसे सब बैठे हुए हैं, बात हुआ कि क्या हो सकता है बनाना है जैसे, तो इस सिचुएशन में ऐसे भिड़ा देते हैं, ऐसा वो कर देते हैं। मान लो दादाजी आ गए घर पे, तुम्हारी शादी हुई है, तो वहाँ क्या हो सकता है। तो फिर किसी ने बोला कि मान लो दादाजी आ गए, अच्छा तो क्या पता नीचे जो है जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी जगह बैठ जाएं कि अरे तिवारी जी मिर्जापुर से हैं, गए हुए खाना खाने के लिए, सोचे 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। तो उस तरीके से
कुछ कुछ चीज़ें सिचुएशन लोग देते हैं, फिर पंचेज हम ढूंढते हैं, बात हो जाती है, फिर जिसको स्क्रिप्ट लिखनी होती है वो स्क्रिप्ट लिखता है, भेजता है, दिखाता है, उसमें चेंजेस होते हैं, वो फाइनल होता है। फिर उसके बाद जो ब्रांड की चीज़ें होती हैं, ब्रांड में ऐसा होता है कि पहले मीटिंग होती है, उनको 2 आइडिया दिया जाता है कि भाई कि ये हम है हमारे पास, इसमें बनाएंगे, वो चूज़ करते हैं, फिर स्क्रिप्ट जाती है, फिर उनका ब्रांड का इंटीग्रेशन का पार्ट आता है कि ये चीज़ें अब कहाँ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर हमारा उनका बहुत डिस्कशन होता है, ऊपर नीचे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, इतने सेकंड के बाद वो करेंगे, ये करेंगे। तो उनका भी हम मान लेते हैं कि भाई अगर 1 मिनट के बाद आएगा एंड में, तो क्या पता सारी चीज़ें उनके हिसाब से सही ना हो, तो 1 मिनट तक हम कर देते हैं। तो उस हिसाब से भी इंटीग्रेशन का पार्ट होता है 10 से 15 सेकंड में, कि उस पार्ट में भी फनी चीज़ निकले। ये नहीं कि ये मोबाइल आया है, ये हुआ है, वो हो गया उतना पार्ट। हाँ, कि वो तो पूरा अलग लगने लगेगा ना, उसका इन्वॉल्व उस तरीके से वो करने लगे। कहानी में वो अलग ही दिखेगा। अभी रिसेंट में मैंने एक ब्रांड प्रमोशन किया था, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर शेट वाला, जो जिसमें वो हिमांशु चिल्ला के बोलता बहुत चल रहा है यहाँ पे, तो फिर मेड बोलती इसको क्या हुआ, तो फिर बोलता कि अरे इसको मैंने अपना वो क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर क्रीम नहीं दिया ना, इसलिए गुस्सा है। तो उसमें उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो पूरा अलग नहीं लगना चाहिए। तो वो चीज़ है, नहीं तो फिर वो कमेंट आने लगते हैं कि आज पनीर बनेगा। वो इसलिए असरा मेरे में भी आया हुआ है। आज इनके घर में पनीर बनेगा। पता ही नहीं चलने देते, कि अगर पता चल भी जाता तो ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं कि बस हाँ हो गया, बस। बहुत सारे लोग बुलवाना भी नहीं चाहते। जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा वो है कि प्रोडक्ट भी दिखे, बोले भी। इंस्टाग्राम की रील बनानी ज़्यादा मुश्किल है कि लंबा वीडियो? अरे फिल्म भाई और क्या, बिल्कुल। मतलब कि आप सोच लीजिए, अक्टूबर में हमें शूट करना है, हम प्लान कर रहे हैं नई फिल्म का, पर तैयारी आज से 2 महीने पहले से चल रही है, कैरेक्टराइजेशन हो गए, अब हम राइटिंग पे उतरे, जितने कैरेक्टर प्राइमरी और इन सब सारी चीज़ों पे हैं। तो अब राइटिंग होगी, पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, फिर नेक्स्ट मंथ हम रेकी वेकी पे जाएंगे, वो सब सारी चीज़ें करने के लिए, फिर शूट पे उतरेंगे। तो वो तो बहुत टफ होता है, और उसमें मज़ा भी आता है। वो जो सुकून है ना, मतलब काम करने का, कि रात भर जग रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और उसके बाद दिन भर, मतलब कि लगातार चलता रहता है। कि वो अभी हो सकता है कि ये वाला शेड्यूल 12 से 15 दिनों का हो, जो हम अभी नया शूट कर रहे हैं, और उस तरीके से। पर जो वो 15 दिन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कि ऐसा लग रहा है घर में शादी वादी चल रही है। बिल्कुल, हर कोई परेशान है, सारी चीज़ें चल रही है, सबको अपना काम पता है, सब लगे पड़े हैं, एकदम टाइम पे उड़ जा रहे हैं, टाइम पे आ जा रहे हैं, कोई देर नहीं कर रहा, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो कमाल का होता है, वो तो गजब की ही एनर्जी होती है। बिल्कुल मोर्चे पे सिपाही खड़े हैं। वही रील का है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, क्योंकि अब बहुत टाइम से कर भी रहे हैं। हाँ, करते करते आदत भी हो गई है, तो करना भी नहीं चाहते कि अब क्या, मतलब वैसे आपको गणित समझ में आ गया कि क्या चलेगा? ये आपको पता है? वो तो पता, मतलब मर्जी है आपकी, आप नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है कर दूंगा तो चल जाएगा। हाँ। अब तो ऐसा भी है कि मैं आपको बताऊं, हमारी टीम वो रील करना ही नहीं चाहती जिसमें एफर्ट ना लगे। कि अगर राइटर का एफर्ट नहीं लग रहा है कि वो कुछ लिख नहीं रहा है, एक्टर का एफर्ट नहीं लग रहा है कि वो उसको कुछ नया नहीं मिल रहा है, एडिटर के लिए टफ नहीं है कि क्या क्या नए बीजीएम और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है ना, तो फिर क्या ही मतलब है करने का। वैसे तो फिर रैंडम मैं 10 सेकंड 15 सेकंड वाली रील बना दूँ, वो तो मुझे पता ही है कि मैं चला दूंगा, चल जाएगा, क्योंकि करते करते आदत हो गई है करने की। वो मज़ा नहीं आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए काम को लेके कि कुछ किया, तो वो सारी चीज़ें। हाँ, वही चीज़। अच्छा, एस्टैग में आप लोगों का सपना है कि किसी बड़े चेहरे को लाना? हाँ, करेंगे, मतलब मन हो कि ये व्यक्ति आना चाहिए। अब मेरा तो सबसे बड़ा सपना है कि आदिल हुसैन को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मतलब कि स्कूल में, जब हम ड्रामा स्कूल में थे, तो हमारे शुभदीप सर थे, उनका एग्जाम्पल भी बहुत देते थे कि क्योंकि वो उनके स्टूडेंट रहे हैं, जानते भी हैं उनको, और अरविंदो आश्रम जो है पौंडीचेरी में, उससे जुड़े हुए भी रहे हैं शुभदीप सर। तो वो बताते रहते थे कि उनके प्रोसेस के बारे में बताते थे। उन्होंने बाहर जो प्ले किया, मैकबेथ किया था या ओथेलो किया था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, ओथेलो, हाँ, उसके बारे में वो एग्जाम्पल देते रहते थे। तो वो भी है। फिर मैंने परफॉर्मेंस भी देखी उनकी, बहुत रेंज कि 1 महीने पहले ही बैठे थे वो। हाँ, बताया इन्होंने। वो कमाल की रेंज है, मतलब कि बता ही नहीं सकते। कि चाहे डेली क्राइम्स देखिए, उसमें इतना अलग, और फिर एक शिक्षा से, पढ़ाई से रिलेटेड भी उनकी कोई फिल्म आई थी, वो रिक्शे वाले, परीक्षा से रिलेटेड, उसमें वो भी थी। और वो रहने वाले में भी अलग दिखते हैं, और रहने वाले असम के। हाँ बिल्कुल। और लेकिन वो जिस तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ों, क्योंकि आपके कल्चर का, आपके स्टेट का बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर, पर वो पता ही नहीं चलने देते। तो वो एक बहुत सारी चीज़ें, और हिंदी भी इतनी सही बोलते हैं, अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी वो बहुत अच्छी, कमांड, हर चीज़ पे कमांड। तो वो एक चीज़ है।
और जयदीप अहलावत और विजय वर्मा, मतलब कि ये वो सब जो ये लीग है इधर वाली, जो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। करेंगे भविष्य में, जिसने इस टैबू को तोड़ दिया हाँ कि पर्दे पर आने के लिए, वो भी बड़े पर्दे पर आने के लिए किसी खास चेहरे मोहरे की जरूरत है। वही चीज़। गजब की परफॉर्मेंस। विजय वर्मा की भी कमाल की परफॉर्मेंस होती है, क्या तो एक्सेंट पकड़ते हैं। मतलब आप मिर्ज़ापुर में देखिए, वो प्रॉपर वो बिहार वाला वो मामला है। फिर दहाड़ करके एक वो आई थी, सीरीज़ आई थी जिसमें वो राजस्थान का बने हुए हैं वो, और जब हैदराबादी उनको मिल जाता है तो वो गली बॉय देख लीजिए, तो फिर तो भाई गजब। उसमें गली बॉय में सीन है, हट जाओ बाजू हटो, या अब तेरा भाई रैप करेगा। तो कमाल, वो तो बहुत बढ़िया। मेरे आखिरी 1-2 सवाल इस पॉडकास्ट के। एक तो मैं आखिरी में तो आपसे रिकमेंडेशंस पूछूंगा बहरहाल, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि कैसा लगता है ये सवाल जो आजकल पत्रकार मतलब अब नहीं पूछते, बचते हैं, पहले बोलते कैसा लग रहा है आपको, तो अब कैसा लग रहा है आपको जब लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, नोएडा में रहते हैं, तो ये जो रिस्पॉन्स मिलता है, थोड़ा बहुत घमंड तो आता होगा लोगों में? यार शुरू में ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, घमंड वाली बात नहीं, पर शुरू में अच्छा लगा था कि रैंडम लोग जब पहली बार इंटरेक्शन होता है ना, कि मिल गए, पहचान गए। बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग रोने लगते हैं, हुआ है ऐसा मेरे साथ। तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा अजीब सा हो जाता है। पर आप जब लगातार ये जीते रहते हैं, जानते रहते हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, वो करते रहते हैं, तो वो मेरे साथ ये भी है कि जब कोई मिलता है तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उसको क्या पसंद आया, है ना। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अरे आपको कहीं देखें, फोटो खींच लें क्या, फोटो खींचते हैं फिर चले जाते हैं, बात भी नहीं करते हैं। तो वो उनको उसी तरीके से वैसे ही बात करना, वो करना। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, घर परिवार के बारे में, कि वो तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो वीडियोस देखते हैं, कि उनको मुंह दिखाई पसंद आया, या फिर कोई किरदार पसंद आया। कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक यूपीएससी वाला हमने वो बनाया था कि उसको दोस्त आता है कि मुझे मत बताओ, मुझे याद आ रहा है, ऐसे करके कुछ वो था, सुधांशु ने किया था वो। तो उन सब सारी चीज़ों पे बात होती है। पर समस्या आती है तब कि बहुत बार ऐसे कि मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसा होता हूँ, कि कहीं जा रहा हूँ, कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया है, या फिर घर पे बात कर रहा हूँ, या अचानक से लोगों ने पहचान लिया। फिर अगर मैं बोल भी रहा हूँ कि 2 मिनट दे दो, तो वो कि सामने वाले के बहुत बार लोगों ने बोला अरे एटीट्यूड आ गया है, ये है वो है, तो उस चीज़ को वो नहीं समझ पाते। तो वो थोड़ी सी समस्या का सामना कर, मतलब अपना प्राइवेट वो नहीं रहा है। मेरे साथ जो चल रहा है, कोई भी इंसान जिनको इन सब सारी चीज़ों से दिक्कतें हैं, वो भी एक समस्या आती है कि उसको अपनी चीज़ों को वो कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं पूरे टाइम, कहीं भी ऐसे चले जाओ, तो वो भी एक समस्या होती है। पर ठीक है, इन्हीं सब सारी चीज़ों के लिए सब सारी चीज़ें शुरू की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे उतना घमंड भी नहीं है, क्योंकि एम कुछ और है। शुरू कुछ सोच के और किया है, तो इतने पे ही खुश हो जाएंगे, तो कहाँ से फिर वो चीज़ें हो पाएगी। तो वो गोल ही हट जाएगा ना जब वहाँ इसीलिए तो मैं वो भी होता है कि वहाँ एक बार पहुँच जाऊँ, फिर घमंड बचा के रखा है। हाँ, फिर कर लेंगे, तब कर लूँगा जो करना है। ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, हर गली में अब तो स्टार है। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा। हाँ वही। हाँ, ना पहले ना आप आखिरी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, पर जहाँ जाना है वो कहाँ जाना है वैसे? लोग जान जाए कि ये मिलने पे कहें ना, ये ना कहें कि आपकी वीडियो देखी, ये देखिए, आपकी फिल्म देखी, वहां तक पहुंचना है। फिल्म सपना है आपका? हाँ, एक फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म सिनेमा हॉल में फिल्म। कौन बनाएगा? कोई और बनाए, आप उसमें जाएंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी है इतनी बड़ी? हाँ, मतलब हम ही लोग, बाहर का भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सूर्यांश कुछ लिखे और कुछ वो बनाए जो पर्दे पे आए, क्योंकि सूर्यांश इतना जानता है मुझे कि इतने साल से रहे हैं, तो वो शायद अच्छे से निकाल सकता है परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीज़ों में। तो मुझे ये बहुत डिपेंड करता है डायरेक्टर पर। सूर्यांश के साथ तो ऐसा है, मैंने उसको देखा है, मतलब कि सबका ऐसा अपना प्रोसेस नहीं है, कि उसके साथ ऐसा है कि अगर वो आपको जान रहा है, मिला है, 1-2 बार इंटरेक्ट हुआ है, तभी वो किरदार वो जो लिखता है वो सोच के ही लिखता है। कि बहुत बार ऐसी होती है स्क्रिप्टिंग, हमारे मुंह दिखाई की भी ऐसे ही हुई है कि वो मिला है तब वो लिखा है आखिरी सीन, वैसे सोच के कि आदमी को एक बार जान लो, पहचान लो, उसके साथ वैसा भी होता है, वैसा सब भी वो है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अगर आदमी कोई फिल्म बनाने जा रहा है, ये सब करने जा रहा है, तो पहले एक बार अपने टीम के साथ एक इंटरव्यू और बैठ के स्क्रिप्ट रीडिंग
और सारी सही चीज़ें बात है। देख ले एक बार। आइसोलेशन में नहीं हो हाँ। सकता ना ये काम। सीधे सीधे शूट पे आने पे वो समस्या आ जाती है, या फिर ऑनलाइन आप कर लो जो भी है। हुआ है हमारे साथ, एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो फिर इसलिए मैं वो बता रहा हूँ कि खटपटाई हो गया फिर। हाँ, कुछ तो ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है। पर ये है कि पहले आप एक बार इन्वॉल्व हो जाओ और वो कर लो। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मतलब मुझे भी ऐसा किया कि सेट पे होना ज़्यादा वो होता है कि जैसे एक्टिंग कर रहे हैं तो वो तो अलग प्रेशर है ही, कि अगर कुछ बन रहा है, कि अगर आप शूट पे जाएंगे तो वो तो अलग मेरा वो चलता है कि एक्टिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं उन सब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ कि सामने वाले की परफॉर्मेंस क्या है, सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सूर्यांश के साथ मैं पूरे टाइम रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, कैसा है कि ऐसा कर दें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मज़ा आता है, प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। कंपटीशन किससे आपका? कंपटीशन किसी से नहीं, हम अपना लेके चल रहे हैं। फिर कंपटीशन भी मार्केट में देख के किसी को तो सीखते होंगे। सीखने का तो वो प्रियदर्शन वाला जो आपने बोल ही दिया है, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन तो वहीं से मिलता है कि वो जो फिल्में हैं, गरम मसाला, दे दनादन, भाई साहब क्या ही तो लिखी गई, क्या ही बनाया गया, क्या ही मुझे तो लगता है कि 3-4 ऑस्कर दे देना चाहिए अक्षय कुमार को। कमाल परफॉर्मेंस है भाई, कमाल, बेहतरीन। मैं रिपीट पे देख सकता हूँ जितनी बार आप कहो तो वो गरम मसाला गजब ही वो किया। तो हाँ, एक वो है कि वैसा कुछ भविष्य में अगर बना दे बढ़िया, कि कॉमेडी और उन सब सारी चीज़ों में, वो तो है ही। बाकी तो ठीक है, अपने कोर से भटके ना, घर परिवार लोग साथ में फिल्में देखें और वो सब सारी चीज़ें, वो तो एक है ही। तो अब रिकमेंड कर दीजिए आप आखिर में, जो कुछ आप जैसा काम करना चाहते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते, थोड़े धैर्य के साथ अच्छा काम, एक रील से वायरल नहीं होना चाहते, एक वीडियो से वायरल नहीं होना चाहते, चाहते हैं कि कभी जैसे आपको कोई देख ले और आपको पिछला काम देखता चला जाए तो उसे लगे हाँ यार, हाँ, ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा है। और आज तो जिन लोगों ने पॉडकास्ट सुना होगा, उन्हें आइडिया लगा होगा कि जो कुछ आपने 2019 के बाद किया उसकी नींव और कई साल पहले रखी जा चुकी थी, ये रातों रात नहीं होता। तो मैं चाहूंगा आप कुछ रिकमेंडेशंस तो दे ही दें जो काम आए। पहला तो ये कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे 1-2 वीडियो वायरल हो गई तो सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, फिर आगे की वीडियोस नहीं, फॉलोअर बढ़ गए, 1-2 वीडियो वायरल हुई, 100 के 150 के हो गए, और फिर उनको समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करना है, क्योंकि वो उस लूप में फंस गए वायरल होने के। पहला तो आपको वायरल नहीं होना है, ये सोच के चलना है, आपको क्राफ्ट सीखना है। शब्द ही खराब है। हाँ, कि पहले उस पे इन्वॉल्व होइए, कि चीज़ों को सीखिए कि किस तरीके से आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, लगातार बनाते रहिए, ब्रेक मत करिए, और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करिए कि वो ये कर रहा है तो आप भी वही करिए। आप ढूंढिए आपके अंदर क्या अलग है जो उनसे आपको अलग बनाता है, वो ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरे फील्ड में जो एक्टिंग और इन सब के उसमें वो कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये है कि पढ़िए, किताबें पढ़िए, अपनी चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। अलग अलग थिएटर ग्रुप्स या फिर वर्कशॉप हो रही हैं, NSD भी बहुत सारे वर्कशॉप कराते हैं, वहाँ जाइए, इन्वॉल्व होइए, देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सीखी जा सकती है। फिल्में जो बन रही हैं, लगातार फिल्में देखिए, कोशिश करिए, जाते रहिए देखने की फिल्में, अलग अलग जगहों की फिल्में देखिए, किताबें पढ़िए, तो उस तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। ये अचानक की चीज़ें ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। अगर आप अचानक वायरल भी हो गए कि चलो ठीक है, आपके 800 के 900 के 1 मिलियन भी हो गए, फिर आप कंटेंट उसी तरीके से बना रहे हो जैसा आप बनाते आ रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों को फिर पसंद आना बंद होगा, रीच कम हो जाती है, ब्रांड्स अप्रोच ही नहीं करते, है ना। कि आपने मान लीजिए कि गाली दे दी या कुछ कर दिया, ऑडियंस तो बढ़ गई, सब कुछ तो हो गया, ब्रांड्स आएंगे ही नहीं, फिर आप समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ती ना, सीखते 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 सीखते, वो ज़्यादा दिन तक चलती है और बहुत अपने आप को बदलने में भी सक्षम होते हैं लोग। नींव मजबूत होती है हाँ उसकी, भाई, और दूरी भी लंबी तय होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल दुबे। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्रिकेट खेलना फिर से शुरू करें ठीक आप से। ही के साथ खेलेंगे। बॉक्स से अब बाहर निकले आप ठीक से। बॉक्स में कब तक कैद रहेंगे आप? नहीं, जैसे एक्टिंग में नए नए आयाम छू रहे हैं, क्रिकेट में भी छुइए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो एक नई फिल्म की बात कर रहे हैं, बनाइए। अब तो मुझे इंतजार है, क्योंकि पहले मैं आपको बहुत ज्यादा रील्स में देखता था, छोटी छोटी रील्स से आप बहुत मशहूर हुए,
और आप लोगों ने मेरा ख्याल है डाली भी इसलिए थी कि आपके लंबे ड्यूरेशन के कंटेंट तक लोग पहुंचे वहां से, कि जब भूख बढ़ती है किसी को देखने की, वही जैसे मैं अब आपको देखना चाहता हूँ और ज्यादा, और उन भाई साहब को भी। सुधांशु। तो अब मैं ढूंढूंगा कि और कहाँ दिख रहे हैं। तो आप ये करते रहिए, मुझे सच में मिलकर मजा आया। इससे पहले आप हमारे कई मित्रों से मिल चुके थे, पर हमने कहा आमने सामने होना चाहिए एक बार पढ़ाकू नितिन में। और मुझे जान के अच्छा लगा कि आदिल वाला एपिसोड भी आपने शायद देखा होगा या देखेंगे ही। नहीं देखा, आधा देखा था शुरू में जब वो आए थे तब भी। हाँ, वहाँ पे भी देखा था, और नीलेश मिश्रा के शो पे जब आए थे वो स्लो इंटरव्यू, वहाँ पे भी देखा था। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में मुझे यही कहा, और कमेंट में भी यही था कि उनकी बातचीत जो है वो एकदम दार्शनिक जैसी है। वो तो है, दार्शनिक तो है ही, वो बहुत गहरे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक बार फिर मिलेंगे जब आप बड़ी फिल्म बना रहे हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। जौनपुर वाले भैया हैं हमारे कुशल जी, और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको उनके बारे में ऐसा बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो आपने शायद पहले नहीं जाना होगा। और मैं एक यूपी वाला होने के नाते, मतलब ऐसे हम सबकी बहुत सारी पहचानें होती हैं, उनमें एक ये भी है कि हम यूपी से आते हैं। मैं एक यूपी वाला होने के नाते उन पर ये उम्मीदों का बोझ रखता हूँ, उनके कंधों पर, कि वो यूपी का नाम खास तौर पर रोशन करें, ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसा कंटेंट बनाएं जो यूपी को वाकई रिप्रेजेंट करें। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, लिख दीजिए, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य से देखने के लिए, इतने धैर्य से सुनने के लिए।